नमस्कार और आप सभी का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं इस खास वेबिनार में जो कि एनसीडीएक्स द्वारा रखी गई है। कृषि सेक्टरल इंडेक्स कमोडिटी के व्यापार का सबसे आसान तरीका। क्योंकि हमने बहुत सारे बदलाव देखे के बीच के अंदर में और ट्रेड जिस तरीके से इसका चेंज हुआ है, मुझे लगता है कि इस तरह के वेबिनार की काफी आवश्यकता है और इस तरीके के जो नॉलेज जनरेटिव प्रोग्राम्स हैं उनकी रेगुलर बेस के ऊपर पे जरूरत भी है। और आज का समय ये बताता भी है कि जितना जल्दी इस बदलाव को समझ लिया जाए उतना होगा। इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ जो शिरकत कर रहे हैं अरुण यादव जी, आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं एनसीडीएक्स से, आपका स्वागत है। अजय केडिया जी, आप डायरेक्टर हैं केडिया एडवाइजरी से, आपका तहे दिल से स्वागत है। और वीरेन वकील साहब, आप सीईओ हैं पैराडिज, स्वागत है, तहे दिल से वेलकम है। विपिन अग्रवाल साहब, आप वार इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और फिजिकल मार्केट से आप जुड़े हुए हैं। आप डायरेक्टर हैं टीकूराम गम एंड केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड हरियाणा से, आपका स्वागत है। युवराज कानूनगो हमारे साथ हैं, आप डायरेक्टर हैं हिंदुस्तान ट्रेडकॉम प्राइवेट लिमिटेड, आप एक बेहतरीन ब्रोकिंग फर्म रन कर रहे हैं, आपका स्वागत है युवराज जी। आप सभी पैनलिस्ट का मैं तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करता हूं, क्योंकि ये जो आज का डिस्कशन है ये वाकई में आज की जरूरत है। इस तरीके से फिजिकल ट्रेड के अंदर में बदलाव आया है और जो फ्यूचर मार्केट के अंदर तेजी के साथ एग्रीकल्चर के अंदर में हमने बदलाव देखे हैं, जरूरत भी है, लोगों में अवेयरनेस लेकर के जाने की जरूरत भी है और कृषि सेक्टरल इंडेक्स को समझने की भी जरूरत है। क्योंकि हमने स्टॉक एक्सचेंजेस के इंडेक्सेस को देखा है और उसका परफॉर्मेंस भी देखा है और दुनिया देख भी रही है आज। उसी तरीके से जो कमोडिटी के अंदर में सेक्टोरल इंडेक्स की जरूरत दिखाई दी और उसमें जिस तरीके का इनिशिएटिव एक्सचेंजेस ने लिया है वो काबिले तारीफ है। मैं चाहूंगा कि एनसीडीएक्स के ऊपर पे जो सेक्टोरल इंडेक्सेस है, सबसे पहले हम उसको समझें कि आखिर का आज का जो विषय रखा गया है इसकी महत्वता कितनी है और आने वाले समय में इसका प्रभाव क्या पड़ेगा और एनसीडीएक्स का इसमें क्या अहम वाला है। सबसे पहले अरुण यादव जी, आपके मैं कमेंट लेना चाहूंगा ताकि जो हमारे लिसनर्स जो व्यूअर्स हैं वो इस बात को समझ लें कि इस इंडेक्स का मतलब क्या है और ये इंडेक्स कमोडिटी ट्रेड है क्या। अरुण जी, पैनल आपके पास। धन्यवाद सुरेश जी, और सभी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ मैं एनसीडीएक्स की तरफ से इस वेबिनार के अंदर। और मैं शुरुआत इस बात से करना चाहूँगा कि कमोडिटी बाजार जो हिंदुस्तान में जो शुरू हुए, वायदा कारोबार जो शुरू हुआ वो लगभग 18 साल पहले शुरू हुआ था, 2003-2004 के आसपास। और यदि हम देखें उस समय से हमने देखा है कि एग्रीकल्चर में, नॉन एग्रीकल्चर में काफ़ी सारी कमोडिटीज, एनर्जी में बहुत सारी कमोडिटीज के अंदर वायदा व्यापार की परमिशन जो है उस समय रेगुलेटर एफएमसी थे, अभी से भी है, उन्होंने दी। और अलग अलग कमोडिटीज लगभग सॉरी 50 अलग अलग कमोडिटी जो है इस दौरान ट्रेड करने के लिए उपलब्ध रही। लेकिन यदि हम कंपेयर करें इक्विटी बाजार से तो हमने ये देखा कि इक्विटी बाजारों के अंदर यदि हम देखते हैं तो एक काफ़ी बड़ा जो वॉल्यूम है, और मैं कहूँगा कि जो मैक्सिमम वॉल्यूम है वो हमने देखा कि वो आता है आपका इंडेक्स से। यदि हम अगर हम नंबर में बात करें तो लगभग इक्विटी बाजार के अंदर या शेयर बाजार के अंदर लगभग जितना वायदे में कारोबार होता है उसका 30% जो है वो आपका इंडेक्स से आता है। और वहीं अगर मैं ऑप्शंस की ट्रेड की बात करूं तो लगभग 80% जो कारोबार ऑप्शंस में होता है वो इंडेक्स से आता है। और हम सब जब भी हम अगर इक्विटी बाजार के विषय में बात करते हैं या सोचते हैं या किसी से चर्चा करते हैं तो हमेशा ये कहते हैं देखिए सेंसेक्स इतना हो गया, निफ्टी इतना हो गया, या बैंक निफ्टी इतना हो गया, तो वो एक बेंचमार्क बन गया है।
उस सेक्टर को वो दर्शाता है या उस इंडस्ट्री को वो दर्शाता है। तो उस प्रकार के बेंचमार्क जो है कमोडिटीज बाजार में नहीं थे। और अगर अभी तक के हम पार्टिसिपेशन पैटर्न को देखें पिछले 15-18 सालों में, 15-18 सालों में, तो हम ये पाएंगे कि ज्यादातर एग्रीकल्चर कमोडिटीज के अंदर मुख्यतः वो लोग पार्टिसिपेट करते थे जो उस कमोडिटी से किसी न किसी प्रकार से जुड़े हुए थे, यानी कि जिसे हम वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट बोलते हैं। यानी अगर मैं ग्वार की बात करूं तो ग्वार के जो प्रोसेसर होंगे या जो ट्रेडर होंगे, उस इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो लोग होंगे, जनरली वो ज्यादा पार्टिसिपेट करते थे। जो बाकी फाइनेंशियल साइड के लोग हैं या जिनको हम इंस्टीट्यूशनल प्लेयर कहते हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो गया या जो रिटेल क्लाइंटेल होते हैं, जो आप हमारे जैसे जो लोग हैं, वो इतने ज्यादा कभी इस बाजार से बहुत ज्यादा कभी जुड़ नहीं पाए। उसके अलग अलग कारण रहे। लोग जो है वो ये कहते थे कि डिलीवरी में ऐसी चीज है जिसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ। अगर एग्रीकल्चर कमोडिटी की मुझे डिलीवरी आ जाती है तो मुझे नहीं पता कि मैं 10 टन ग्वार या 10 टन चने को लेके क्या करूंगा, मैं उसको कैसे कंज्यूम करूंगा। तो वो एक बड़ा कारण रहा। और काफी बार हमने देखा अलग अलग पैनल में, अलग अलग जगहों पर ये मांग आई कि कैश सेटल्ड प्रोडक्ट होने चाहिए। इस तरीके की मांगे काफी बार लोगों की उठी कि कैश सेटल्ड होना चाहिए। पर एग्री में एक जो बहुत बड़ा जो कारण था जिसकी वजह से कैश सेटल्ड प्रोडक्ट नहीं आ पाते थे, वो ये था कि एग्रीकल्चर के जितने कॉन्ट्रैक्ट हैं लगभग लगभग सारे, वो हमारे डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट हैं। यानी उसके अंदर इंडिया जो है वो वर्ल्ड के लिए बेंचमार्क है। हम ग्वार की चर्चा कर रहे हैं तो ग्वार के अंदर भी हम देखेंगे कि केवल इंडिया में उसका ट्रेड होता है, चाहे कैस्टर हो गया, ग्वार हो गया, स्पाइसेस हो गया, तो वी आर द बेंचमार्क। तो आप किसी के रेफरेंस को लेके उसको सेटल नहीं कर सकते हैं। जबकि आप एनर्जी में देखेंगे या आप अगर गोल्ड सिल्वर या प्रेशियस मेटल में देखेंगे तो आपके पास में एक रेफरेंस प्राइस है, इंटरनेशनल एक्सचेंज है, आप उसके भाव को रेफरेंस मान के अपने भाव को सेटल कर सकते हैं। तो क्योंकि वो मैकेनिज्म हमारे पास मौजूद नहीं था तो डिलीवरी होना काफी ज्यादा आवश्यक था। अब क्योंकि ये मैकेनिज्म हमारे पास नहीं था तो उससे एक और जो एग्री की जो ग्रोथ में जो एक रोक लगी वो ये थी कि अगर अब मेरे पास रेफरेंस प्राइस नहीं है तो मैं ट्रेड कैसे करूं। अब नॉर्मली आदमी ट्रेड करने के लिए बहुत जरूरी होता है कि उसे ये पता हो कि अभी इस समय किसी जगह पे भाव क्या चल रहा है। तो यही वजह रही कि जो लोग उस भाव को जानते थे, उसके विषय में, फिजिकल बाजार के विषय में जिनको जानकारी थी, वो लोग इस ट्रेड से जुड़े। और जो लोग उसके बारे में जानकारी नहीं जुटा पाते थे वो लोग इससे कहीं ना कहीं दूर रहे, तो वो कभी इसके साथ में उतना जुड़ नहीं पाए। अब मैं आता हूँ जो हमने इंडाइसिस लॉन्च किया उसके ऊपर। तो पिछले साल हमने सेबी ने, पिछले साल सेबी ने इंडेक्स लॉन्च करने की परमिशन सभी एक्सचेंजेस को दी थी कमोडिटीज के अंदर। और उसके बाद में क्रमतः कुछ इंडाइसिस लॉन्च हुए, एक दूसरे एक्सचेंज ने कुछ इंडाइसिस लॉन्च किए नॉन एग्री के ऊपर। हमने अपने एग्री के ऊपर एक इंडेक्स लॉन्च किया था जिसे हम एग्रीडेक्स कहते हैं, जो 10 कमोडिटीज का एक मिश्रण था। 10 कमोडिटीज जो टॉप ट्रेडेड कमोडिटीज है एनसीडेक्स में, उनको मिला के एक इंडेक्स बनाया था। लेकिन हमने ये पाया कि उसके साथ साथ, जैसा कि हम निफ्टी में भी देखते हैं कि निफ्टी है, फिर बैंक निफ्टी है, और फिर फार्मा के लिए एक अलग इंडेक्स है। तो हर चीज का, सेक्टर का एक जो इंडेक्स है उसका एक अलग चार्म होता है। तो हमने भी उस चीज को रियलाइज किया और उसके बाद में हमने अभी 2 सेक्टोरल इंडेक्स लॉन्च किए। अब ये सेक्टोरल इंडेक्स क्या है? सेक्टोरल इंडेक्स बेसिकली एक ग्रुप ऑफ कमोडिटीज को मिला के किए जाते हैं। जैसे मैं बात करूं, आज हमारे पास ग्वारेक्स और स्वेडेक्स, ये 2 सेक्टोरल इंडेक्स है। तो जब मैं ग्वारेक्स की अगर बात करता हूँ तो उसमें आपका लगभग लगभग 63% ग्वार सीड का भाग है और 37% जो है वो ग्वार गम का भाग है। तो हम ये कह सकते हैं कि लगभग अगर मैं उसको क्वांटिटी में देखूं तो एक लोट ग्वारेक्स के अंदर 60 टन ग्वार सीड की खूबियां हैं और 3 टन ग्वार गम की खूबियां हैं। यानी उसके जो भाव का मूवमेंट होगा उसमें 60 टन जो ग्वार सीड है उसके भाव को मूवमेंट को वो कैप्चर करेगा और 3 टन ग्वार गम के भाव को मूवमेंट को वो कैप्चर करेगा। अब ये 60 टन और 3 टन कैसे आया? ये आया है उन कमोडिटीज का कितना ट्रेड होता है एक्सचेंज पे, उसका वैल्यू देख के, और उन कमोडिटीज का प्रोडक्शन क्या है उसको देख के। ये साल में एक बार रिवाइज होगा, जिसे हम रीबैलेंसिंग कहते हैं। साल में एक बार इसको रिवाइज किया जाएगा, पर पूरे साल के लिए फिक्स रहेगा। तो ये हो गया हमारा कंपोजिशन। बट एक आम आदमी को समझने के लिए समझना है कि अगर मुझे ग्वार के सेक्टर में एक्सपोजर लेना है तो मैं या तो ग्वार सीड ग्वार गम खरीद या बेच सकता हूँ, या मेरे पास एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट है जो जिसे हम ग्वारेक्स कहते हैं, जिसको अगर मैं खरीदूंगा बेचूंगा तो मुझे वही लगभग लगभग प्रॉफिट लॉस या उसी तरीके के ऑब्जेक्टिव मेरे फुलफिल हो जाएंगे जो मेरे ग्वार सीड या ग्वार गम को खरीदने बेचने से होने वाले हैं। तो ये उनके लिए फायदा है। बट इससे जो फायदे हैं वो ये है कि वो लोग जो डिलीवरी बेस्ड ट्रेड में नहीं जाना चाहते थे अलग अलग वजहों से, कि उनका एक्सपोजर फिजिकल में नहीं है, उन्हें नहीं पता कैसे डिस्पोज ऑफ करना है अगर डिलीवरी आ गई तो, वो लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे ये कैश सेटल प्रोडक्ट है, तो वो जो अंडरलाइन कमोडिटी है ग्वार सीड ग्वार गम, उसके भाव को देख के इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो एक तो ये कैश सेटल्ड है तो इजी टू ट्रेड है। दूसरा, क्योंकि इसके अंडरलाइंग आपके ट्रेड होते रहते हैं, यानी ग्वार सीड ग्वार गम का जो वायदा है वो आपका सुबह 9 से लेकर शाम को 5 बजे तक कंटिन्यूसली ट्रेड होगा। तो आप ये निकाल सकते हो कि इस समय ग्वारेक्स का भाव क्या होना चाहिए। यानी कि आप अगर
0.7 मल्टीप्लाइड बाय ग्वार सीड का भाव और उसमें अगर 0.3 मल्टीप्लाइड बाय ग्वार गम का भाव अगर आप कर देते हो तो आपको ग्वार एक्स का भाव आ जाएगा। अब यदि आपको ये लगता है कि उस समय ग्वार एक्स का भाव इस भाव से, अंडरलाइन के भाव से ऊपर चल रहा है, तो शायद आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप ग्वार एक्स को बेच के अंडरलाइन को शायद ले सकते हैं, या इसका उल्टा कर सकते हैं। तो एक आपको आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी भी हर मूवमेंट में दिन में देखने को मिलती रहेगी, बस आपको थोड़ी नजर गड़ा के रखना। तो ये इसकी मैं कहूँगा दूसरी खूबी है। पहली ये कैश सेटल्ड है, दूसरा इसके अंदर आपके पास में एक रेफरेंस प्राइस है जिसको आप यूज कर सकते हैं, और तीसरा ये एक सेक्टर को इंडिकेट करता है। तो आपको उस सेक्टर में अगर कोई भी एक्सपोजर लेना है तो आप इजीली इसके अंदर ले सकते हैं। और एक जो चौथी खूबी है इसकी वो ये है कि इसके जो मार्जिन हैं वो अंडरलाइन कमोडिटीज से कम है। उसके भी कारण है क्योंकि आप एक कैश सेटल्ड प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, तो बहुत सारे तरीके के जो मार्जिन होते हैं, जैसे अगर आप देखोगे तो प्री डिलीवरी मार्जिन लगते हैं, प्री एक्सपायरी मार्जिन लगते हैं, या इसके अलावा काफी मार्जिन लगते हैं, वो मार्जिन यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। तो लगभग आप 1/3 से लेके आधे मार्जिन के अंदर यहाँ पे काम कर सकते हो, और सिमिलर एक्सपोजर आप ले सकते हो। जो एक्सपोजर या जो प्राइस एक्सपोजर आप अंडरलाइन में लेना चाहते हो वो एक्सपोजर आप क्वारेक्स में ले सकते हो, कम मार्जिन देकर, बिना डिलीवरी के रिस्क के, बिना डिलीवरी में पड़े हुए, और विद रेफरेंस प्राइस, एक रेफरेंस प्राइस को देखते हुए आप वो डिसीजन ले सकते हो। तो ये कुछ खूबियां हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसी प्रकार से सोयाडेक्स है, सोयाडेक्स में बाकी सब चीजें सेम है, बस सोयाबीन और सोया ऑयल दो उसमें कमोडिटीज है। एक लॉट ऑफ सोयाडेक्स के अंदर 60 टन मैं कहूंगा कि सोयाबीन है और 1 टन सोया ऑयल है। तो आप अगर सोयाडेक्स का एक लॉट लेते हो इसका मतलब आपने एक तरीके से 60 टन सोयाबीन खरीदा है, 1 टन आपने सोया ऑयल खरीदा है। तो इस तरीके से आप उसको समझ सकते हो। तो इजी टू ट्रेड है, डिलीवरी का इशू नहीं है, मार्जिन कम है। तो ये कुछ इसके फायदे हैं, जो जो अगर हम सेक्टर इंडेक्स में ट्रेड करते हैं तो हम इन फायदों को उठा सकते हैं। सुरेश जी। बहुत बेहतरीन अरुण जी, जो आपने ये एक्सप्लेन किया है, मुझे लगता है कि निश्चित तौर के ऊपर इसका फायदा जो है वो ट्रेडर्स को मिलेगा। चूंकि इसमें वॉल्यूम वाइज भी एक वो अपॉर्चुनिटी उनको मिल सकती है यहाँ पर कम मार्जिन के बीच के अंदर में। और चूंकि एक इंडेक्स से कमोडिटी के फ्यूचर के बारे में भी उनको कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन यहाँ पर मिलेगा कि आगे इसका भविष्य क्या रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये बेनिफिशियल रहेगा। अजय जी, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, आप थोड़ा सा इसको और एलोबरेट करें, क्योंकि किस तरीके से ये फायदेमंद होगा और ट्रेड के अंदर में ये किस तरीके से एक नई ऊर्जा लेकर के आ सकता है। और चूंकि एग्री इंडेक्स और फिर उसके बाद में ये सब इंडेक्सेस, जैसा कि अरुण जी पहले बता चुके हैं कि जैसा अपन कमोडिटी इक्विटी मार्केट के अंदर देखते हैं कि एक मेन इंडेक्स है, फिर उसके बाद में उसके सब इंडेक्सेस यहाँ पे अपन देखते हैं। बैंकिंग इंडेक्स अलग है, फार्मा इंडेक्स अलग है, ऑटो इंडेक्स अलग है, जिससे पूरा सेक्टर क्या परफॉर्म कर रहा है, कितना परफॉर्म कर रहा है, पता चलता है एक इन्वेस्टर को। सेम एज इट इज यहाँ पर ये इंडेक्सेस उस सेक्टर का भविष्य बता पाएंगे, उसकी ग्रोथ बता पाएंगे, और इसका कितना बेनिफिट इन्वेस्टर को मिलेगा। और साथ ही हम उस छोटे ट्रेडर की भी और फार्मर की भी बात करेंगे, उनको किस तरीके का बेनिफिट मिलेगा। धन्यवाद सुरेश जी, एंड सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए, सबसे पहले जब हम ट्रेड की बात करते हैं, अरुण जी ने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बताया है, बट फ्रैंकली मुझे लगता है कि ग्राउंड लेवल रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है जो एक्सचेंजेस देख रही है या हम लोग अभी देख रहे हैं। पहला आपको समझना है कि मुझे कमोडिटी में इन्वेस्ट करना ही क्यों है। आज मेरे पास जब निफ्टी, बैंक निफ्टी अच्छे से ट्रेड होते हैं, वीकली एक्सपायरी है, तो मैं कमोडिटी में काम ही क्यों करूं। तो पहला आपको समझना है कि कमोडिटी एक सुपर साइकिल में है और एक असेट क्लास इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम जब इंडेक्स की बात करते हैं या ऑप्शन ऑन गुड्स की बात करते हैं, एक्सचेंज और रेगुलेटर काम तो कर रही है, बट एज ए लेमैन अगर मैं किसी से बात करूं और उनसे पूछूं कमोडिटी में, तो सबसे पहले जैसे अरुण जी ने भी कहा कि मुझे डर क्या लगा रहता है, सर मैंने सुना आपका एक लॉट साइज है जो 100 मैट्रिक टन का है, तो अगर मैंने ले लिया तो मुझे क्या 100 मैट्रिक टन घर पे ले जाना पड़ेगा क्या। तो ये जो डर और अनसर्टेनिटी, इसको हम बोलेंगे लैक ऑफ नॉलेज। मार्केट में नॉलेज बहुत कम है अभी भी। आज हम 18 साल गुजार चुके हैं कमोडिटी में, मैंने पूरा मेरा कैरियर कमोडिटी से स्टार्ट किया था और आज 18 साल से कमोडिटी में ही हूं मैं। तो आज भी मुझे मतलब जब सवाल आते हैं तो ऐसे आते हैं, अरे हम गोल्ड कैसे ले सकते हैं, या हम अगर सोयाबीन है तो सोयाबीन को कैसे लेंगे, कितनी क्वालिटी आएगी। तो इसका मतलब है मार्केट में पहला चीज मुझे जो लगता है मिसिंग है वो है कॉन्फिडेंस।
आज इक्विटी जिस ढंग से ट्रांसपेरेंट है वैसा कमोडिटी अभी भी नहीं हुआ। नो डाउट रेगुलेटर में हमने एफएमसी का रोल देखा, लेकिन सेबी जब से प्रीव्यू में आई है तो सेबी ने इस चीज को समझा और एक्सचेंज को भी गाइड किया, और एक्सचेंज ने भी उतने ही उत्साहित होकर हमने देखा ऑप्शन ऑन गुड्स और इंडेक्स को लॉन्च किया। अब जैसे कि आपका पहला सवाल था कि इंडेक्स क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए जब भी हम कहीं पे भी जाते हैं तो सबसे पहले बात क्या निकलती, यार मार्केट बहुत तेजी में है, कितना आ गया 60,000 सेंसेक्स हो गया, 18,000 निफ्टी हो गई, तो एक बैरोमीटर एक ओवरव्यू मिल जाता है। तो जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं एग्रीडेक्स, तो एग्रीडेक्स जब हम बात करते हैं तो हमें एक आइडिया लग जाता है कि ओवरऑल एग्री कमोडिटी में हो क्या रहा है। सेकेंडली हमारे यहाँ पे एक विडंबना ये भी है, जब हम किसी से बात करते हैं कि आप इन्वेस्ट कीजिए अदर असेट क्लास के अंदर, तो अदर असेट क्लास होता क्या है, इक्विटी और म्यूचुअल फंड। अगर किसी को समझाएं कि देखो इक्विटी इज अ रिस्क पार्ट, इक्विटी में रिस्क रहता है, तो म्यूचुअल फंड में इक्विटी एंड डेट फंड ही है। लेकिन आज अगर हम होलिस्टिक वे में जाए तो हमारे पास डेट के अलावा भी गोल्ड है, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में हम रिवाइज वर्जन देखें तो रिट्स आ गए। ऐसी एग्रीकल्चर में आज सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है एक्सचेंज का रोल। हम लोग फिजिकली तो कमोडिटी बाय करते हैं बट डिजिटली नहीं करते, तो हमारा नारा होना चाहिए फिजिकल से निकल के डिजिटल में आइए। मैं एक उदाहरण देता हूं, दो बहुत अच्छे उदाहरण है। हमने 2016 में देखा था डीमोनेटाइजेशन हुआ, इक्विटी मार्केट क्रैश कर गया, कमोडिटी का क्या हुआ, गोल्ड का भाव कहां गया, जो 32,000 का सोना था वो हाजिर के अंदर 50-55 के भाव कोट होने लग गए। तो ये चीज तो समझ में आ गई कि अगर ऐसी कुछ कंसर्न होगी तो लोग इक्विटी से निकलकर कमोडिटी की तरफ जाएंगे। सेकंड मैं बताता हूं पैंडेमिक। आज जिस दिन लॉकडाउन अनाउंस हुआ था पिछली बार, मैं आप पूरे पैनल को और जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट इनसे पूछता हूं कि अगर आपके जैसे आपको अनाउंसमेंट समझ में आया कि ये लॉकडाउन हो गया और ये लंबा चलेगा या हफ्ता 10 दिन चलेगा, इमीडिएटली लोगों ने अपने घर में राशन भर भर के रखे। तो आप फिजिकली चना भर के रखना चाहते हो, फिजिकली तेल रखना चाहते हो, लेकिन आप उसको डिजिटली नहीं देख रहे हो। तो ये डिजिटल का युग है, और एक्सचेंज ने और रेगुलेटर ने जो प्रोडक्ट्स लाए आप उसको समझिए। तो सबसे पहला है रिटर्न्स का। तो आज अगर मैं देखूं पिछले 1.5 साल के अंदर कमोडिटी डबल हो गई है। आज पैंडामिक में मेरे पास 100 साल का डेटा है, मैं अभी भी शेयर कर सकता हूं। जब भी ऐसा पैंडामिक हिट होता है आप समझिए इन्फ्लेशन भागता है। तो सबसे पहले हमको समझाने की जरूरत यह है कि आप इक्विटी में इन्वेस्ट क्यों करते हो, कि ताकि आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाओ। लेकिन इन्फ्लेशन होता किससे है, इन्फ्लेशन होता ही है कमोडिटी के भाव बढ़ने से। तो व्हाई डोंट यू डायरेक्टली इन्वेस्ट इन कमोडिटी। और अब जो इंडेक्स, जैसे अरुण जी ने बताया कि ये इंडेक्स अभी लॉन्च हो चुकी है, सेक्टोरियल इंडेक्स भी आ चुके हैं। तो अगर आपको इन्फ्लेशन में इन्वेस्ट करना है या इन्फ्लेशन को बीट करना है तो आज कैपेबल है कमोडिटी। पहले गोल्ड हम फिजिकल लेते थे, अब डिजिटल माध्यम से लेने लगे। तो वैसे ही आज कमोडिटी में काफी कॉर्पोरेट से मैं टच में रहता हूं, इन्होंने पूरी प्लानिंग कर रखी है कि 12 महीने का अगर मुझे परचेजेस करने हैं तो एक्सचेंज से हम पार्ट बाय पार्ट करके ले सकते हैं। ऐसे ही अगर मुझे मेरे पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं एग्रीडेक्स के अंदर मेरा कुछ प्रोपोर्शन डाइवर्ट करके चल सकता हूं। आज आप कोई भी इक्विटी उठा के देख लीजिए, आज रबर के स्टॉक्स होते हैं हमारे पास, शुगर के स्टॉक्स होते हैं, स्टील के स्टॉक्स होते हैं। तो आज अगर आपका एक्सपोजर रबर में है और कल को अगर क्रूड में बड़ा क्राइसिस आता है, करेक्ट होता है, रबर प्राइसेस में गिरावट आती है, तो यू डोंट हैव एनी चॉइस, आपको वो लॉस बुक करके निकलना पड़ेगा। क्योंकि शेयर बाजार में भेड़ चाल चलती है। जब मार्केट में तेजी होती है तो हम देखते हैं वन साइड तेजी होती है, लेकिन कमोडिटी फंडामेंटल पे चलती है। आज तेल के भाव में हमने जो तेजी देखी है, कोई ये एकाएक की तेजी नहीं है, ये पूरा एक एनवायरनमेंट तैयार हुआ था कि डिमांड इंप्रूव हो रही है, सप्लाई साइड कंसर्न बना हुआ है, जिसके चलते ये तेजी आई है। तो आप समझिए कि अगर आप खाली इक्विटी को एज ए एसेट क्लास देखकर चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि आज का टाइम में प्रॉपर्टी में भी पैसा लगाना जिसके लिए रेट्स अवेलेबल है, गोल्ड में पैसा लगाना जिसमें बॉन्ड अवेलेबल है। ऐसी एग्री के अंदर पिछले साल हमने एग्रीडेक्ट को लॉन्च होते हुए देखा, 1000 से आज हमने करीबन 1600 के ऊपर का भाव देख रहे हैं। ये सीधा सीधा एक परफॉर्मेंस रिटर्न ही तो है। तो अगर आपको इनिशियल बेबी स्टेप्स लेने हैं कमोडिटी में एंटर करने के लिए, तो आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी इंडेक्स इज द बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज यहाँ पे आपको डिलीवरी का मैकेनिज्म से दूर रखता है, आपको प्योर इन्वेस्टमेंट के तौर पे आप या प्योर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं। सेकेंडली लोगों को एक भ्रम ये भी है कि इक्विटी में तो मैं टेक्निकल एनालिसिस के साथ हेल्प लेकर ट्रेड कर सकता हूं, लेकिन कमोडिटी में भी आप टेक्निकल को यूज करके आप अपने ट्रेड्स को और अच्छा और बेटर बना सकते हैं।
तो मुझे लगता है कि जो ये एक्शंस हुए हैं, जो गवर्नमेंट, जो रेगुलेटर ने और एक्सचेंज ने जो स्टेप्स लिए हैं, काफी वेलकम स्टेप है। और आने वाले टाइम पे मुझे लगता है कि एग्री में इन्वेस्टमेंट और ज्यादा बढ़ेगा। जैसे कि हम कृषि प्रधान देश है, तो एक्टिविटी धीरे धीरे बढ़ रही है, बट एक कॉन्फिडेंस की जरूरत है। और मुझे लगता है ऐसे जो वेबिनार सुरेश जी कंटिन्यू करते हैं, एनसीडीएक्स भी टाइम टू टाइम कंडक्ट करते हैं, तो ये एक प्रॉपर मैसेज जाता है कि व्हाई यू शुड इन्वेस्ट इन कमोडिटी, पर्टिकुलरली इक्विटी कमोडिटी। तो आई थिंक सुरेश जी, आज का जो सेशन है काफी बढ़िया, और एक्सचेंज ने भी जो स्टेप्स लिए हैं, सेक्टोरियल इंडेक्स, अगर किसी को एडिबल ऑयल्स में लगाना तो वी हैव सोयाडेक्स, अगर किसी को गवार में इन्वेस्ट, राजस्थान में हम जानते हैं कि गवार एक ऐसा प्रोडक्ट है जो नेट हमको काफी फॉरेन रिजर्व लेके आती है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आई थिंक एक सेक्टोरियल इंडेक्स भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। ओवर टू सुरेश जी। बहुत शुक्रिया अजय जी इन फर्स्ट कमेंट्स के लिए। मैं आप ही की बात को आगे लेकर के जाऊंगा वीरेन वकील साहब के पास में। वीरेन जी, जैसा कि अजय जी ने कहा कि ये एसेट क्लास के तौर के ऊपर अब देखा जाना चाहिए, क्योंकि एसेट क्लास म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी मार्केट, इसको अगर आप देखें एग्रीकल्चर के साथ में हम कंपैरिजन नहीं कर सकते इसका। उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं। यहाँ पर जब हम कमोडिटीज की बात करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है, सिनेरियो ही चेंज हो जाता है। तो ऐसे के अंदर में एक तो फर्स्ट कमेंट आपका एग्रीकल्चर सेक्टरल इंडेक्स के ऊपर पे, और दूसरा इसको अगर थोड़ा सा और एलोबरेट करना चाहें, क्या हम इसको एसेट क्लास के तौर के ऊपर देख सकते हैं, बिकॉज कमोडिटीज का डेली का एक अलग फंडामेंटल है, इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट डिपेंड करते हैं। बारिश है, डिमांड एंड सप्लाई है, जो कि इक्विटी मार्केट के ऊपर शायद रूल नहीं करते हैं, लेकिन कमोडिटी मार्केट के अंदर में ये रूल करते हैं। इन दोनों बातों को हम कैसे देख सकते हैं, और आपका फर्स्ट रिएक्शन कमोडिटीज के ऊपर पे, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर पे, पर्टिकुलरली सेक्टरल इंडेक्स? पहले लोकल टर्म्स में अगर देखूं तो गवारेक्स की जो ब्यूटी रहेगी वो उसके बारे में एक रियल टाइम एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि यूजुअली जो हम इंट्रा कमोडिटीज ट्रेड करते हैं, जैसे बहुत से इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट हमारे साथ दिग्गज बैठे हैं जो गवार गम का रेशियो ट्रेड करते हैं, यानी 2.25 के रेशियो से 2 गाड़ी गवार 5 गाड़ी गम, इस तरह का मैच करते हुए हमने जब ये प्रायर बुल रन, जो मेगा बुल रन आया था, जब गवार गम ₹1,00,000 क्रॉस कर गया था, उस समय ये बदला ट्रेड काफी एक्टिव था, बहुत ही एक्टिव था रेशियो बेसिस पे। इसमें स्टेटिस्टिकली बैकरन हमने काफी किया, बट प्रैक्टिकल वे में क्या होता था कि गवार की वैल्यू सपोज 6-7 हजार है और सामने गम की 17-18 है, तो जो 2.28 का जो रेशियो था वो स्क्यूड होके ऊपर में 4.85 तक चला गया, 5.00। और उस समय सपोज हाइपोथेटिकली सिनेरियो में पीक पे अगर देखो किसी का ट्रेड खड़ा रह गया है तो गवार 20,000 था और गम कुछ 1,20,000 समथिंग था, और रोज 4-4% की रोज आप सर्किट गिनो या 3% की गिनो, तो 20,000 की आइटम पे 3% सर्किट और 1,00,000 की आइटम पे 3% सर्किट, मैथमेटिकल आउटकम आपके लेजर पे जो आएगा वो कुछ अलग ही होगा। आपकी एक्सेल शीट कुछ अलग बोलेगी, आपका लेजर कुछ अलग बोलेगा। तो ये गवारेक्स की जो ब्यूटी रहेगी वो क्या है कि वो सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है, टेक्निकली वेटेज इसमें वही है गम गवार क्रश पेरिटी का, बट वो मार्जिन फोरकास्टिंग का झंझट जो रहता था कि भाई गम का कल मैं कितना तैयार रखूं, गवार का कितना तैयार रखूं, वो बेटर हैंडल हो गया। अब आपकी दूसरी बात कि ग्लोबली क्या होता है कि आजकल एक ग्लोबल फंड्स में जो एटीट्यूड है, इन्वेस्टमेंट हैबिट, वो पैसिव इन्वेस्टिंग की हो गई है कि भाई बैठे रहो, क्योंकि 20-25 साल हाथ पांव मार के इन लोगों ने एक चीज सीख ली कि आगे क्या होगा वो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। कभी ट्रम्प साहब कुछ कर देंगे, कभी जी साहब कुछ कर देंगे, कभी पुतिन साहब कुछ कर देंगे, कभी कोरोना आ जाएगा। तो व्हाट दे आर डूइंग, दे हैव जस्ट गिवन अप टू आउटस्मार्ट मार्केट कि भाई मार्केट को बीट नहीं करना है, बैठे रहना है।
तो इस तरह के काफी फंड्स ऐसे हैं कि जो जस्ट बैठे रहते हैं पैसिव एंड दे ग्रो ऑन डायरेक्शनल बेसिस। दूसरी बात कि जो ओटीसी मार्केट्स होते हैं जिसमें मैं रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से कुछ कॉल या एनर्जी या पावर कंपनियों से जुड़ा हूँ ओवरसीज मार्केट में, यहाँ पे नहीं। तो जैसे गैस है तो हम गैस को तो एक ही देखते हैं, बट एलएनजी सपोज देखो तो एलएनजी के डिफरेंट डिफरेंट मार्केट है। एक साल में एलएनजी $3 वाला $35 हो गया, फ्रॉम $3 टू $35। तो ये सभी का जो रिस्क मैनेजमेंट होता है वो इंडाइसिस के बेसिस पे होता है, प्लेट्स पे या आर्गस पे। और जो कॉर्पोरेट्स होंगे ना वो इंडाइसिस को ज्यादा बेंचमार्किंग में मार्क टू मार्केट में कंसीडर करेंगे, उनके बेसिस पे भी उनकी कोलेटरल फंडिंग बंडिंग सब होगी। यहाँ भी एक बार पैसिव इन्वेस्टर्स या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जब आएंगे एग्री में, तो उनको ये फर्स्ट प्राइमरी गाइडेंस के लिए एग्री इंडेक्स सेक्टरल या ग्रोस वो ही देखना पड़ेगा, क्योंकि पहला प्राइमरी पायलट रीडिंग तो आप वहां से लोगे। अभी काफी कॉर्पोरेट से मेरी ये बात होती है कि भाई इसमें लिक्विडिटी नहीं है। मैंने बोला ये आप चिकन और हैंड वाली बात कर रहे हो। आप कहते हो कि लिक्विडिटी आए तो मैं आऊंगा, अगर आप नहीं आएगा तो लिक्विडिटी कैसे आएगी? somebody has to initiative। आप एक बार इनिशिएटिव लो, लिक्विडिटी आएगी। काफी चीजों में आई है, इसमें भी आएगी। बट ऐसे बैठे रहोगे कि भाई कोई आए तो जिसमें बोलता है ना कि भाई कोई बाजू वाला पत्थर फेंके मैं बाद में मैं पत्थर फेंकूंगा, तो ऐसे लिक्विडिटी नहीं आएगी। तो इस प्रोडक्ट में स्कोप काफी है, रिटेल लोगों के लिए भी है, इन्वेस्टर्स के लिए भी है, इंडस्ट्री के लिए भी है। जैसे लास्ट ईयर हमने देखा कि चोरमा एक तरह बढ़ता गया और गवार गम के थप्पे लगते गए। तो जो स्क्यूनेस आती है या मिसप्राइसिंग आता है इंटर प्रोडक्ट, उसको भी ये इंडेक्स अगर लिक्विड होता है तो काफी यू कैन फेयरली कंटेन योर बुक। तो इंडस्ट्री के लिए भी काफी चीज का है। अब एक्सचेंज के लिए जो भी है वो चैलेंज है, इसमें जल्द से जल्द लिक्विडिटी लाए। एज ए कंज्यूमर मैं यहाँ एज ए पेनलिस्ट बात नहीं कर रहा हूँ, बट एज ए कंज्यूमर बात कर रहा हूँ, बीइंग ए पार्टिसिपेंट। तो मुझे तो ऐसी ज्यादा प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है जो मेरा मार्जिन कॉल फोरकास्टिंग का स्ट्रेस कम करे, मुझे लिवरेज का फायदा भी मिले, और ओवरऑल स्लीपलेस नाइट का कोई झंझट ही ना हो। ये लास्ट में आपने बहुत बढ़िया बात कही है वीरेंद्र जी। बिल्कुल जो आपने सवाल उठाया है, क्योंकि आपके जवाब के बीच के अंदर में और डायरेक्शन के बीच के अंदर में 2-3 सवाल निकल करके आए। पार्टिसिपेशन, लिक्विडिटी, क्योंकि अगर मार्केट के अंदर में रहना है और मार्केट को अगर रन करना है और एग्जीक्यूशन सही होनी चाहिए और उसका रिजल्ट भी आए, तो ये 2 चीजें जो हैं वो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टूल्स हैं किसी भी बाजार को रन करने के लिए। अगर उसमें लिक्विडिटी नहीं है, प्रोडक्ट के अंदर लिक्विडिटी नहीं है, अगर उस प्रोडक्ट के अंदर पार्टिसिपेशन ही नहीं है, तो वो प्रोडक्ट नहीं रन करेगा, एग्जीक्यूशन भी नहीं होगी उसकी। ये हमने बहुत सारे एग्जांपल्स मार्केट के अंदर में देखे भी हैं। क्योंकि पार्टिसिपेशन अब कैसे आएगी, पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ में है, यहाँ पर 2 दिग्गज पार्टिसिपेंट्स हैं और वहीं से ही पार्टिसिपेशन भी निकल करके आनी चाहिए। युवराज जी यहाँ पर हैं, टीकूराम जी यहाँ पर हैं। तो चूंकि फिजिकल मार्केट प्लेयर्स और ब्रोकिंग हाउसेस, ये 2 वो रास्ते हैं जहां से पार्टिसिपेशन भी आनी है और जहां से लिक्विडिटी भी आनी है। तो युवराज जी, पार्टिसिपेशन एक इम्पोर्टेंट टूल किसी भी प्रोडक्ट को रन करने के लिए और एग्जीक्यूट करने के लिए, आप इस प्रोडक्ट को और सेक्टरल इंडेक्स को किस नजर से देखते हैं? क्योंकि आपने इक्विटी मार्केट के भी इंडेक्सेस को देखा है और वहां पर भी लिक्विडिटी को आपने एंजॉय भी किया है। अब एग्रीकल्चर के अंदर में एक डिफरेंट सिनेरियो, एक डिफरेंट बॉल गेम, यहाँ पर आप इसको कैसे देखते हो? और सेक्टरल इंडेक्स एग्रीकल्चर के अंदर पर्टिकुलरली उसको आप कैसे देखते हो और क्या लगता है ये किस तरीके से आपके लिए गेम चेंजर का काम कर सकता है?
Thank you, Suresh ji. First of all, thank you all the panelists and welcome to all the attendees. I hope everybody is safe and vaccinated, first of all. And to set the background एक सेट करने के लिए मैं बताना चाहूंगा कि आज हमारे देश में अराउंड 60-65% पॉपुलेशन जो है वो बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर है। एंड जैसा कि अजय जी ने भी कहा कि हमें हमें एज एन एसेट क्लास देखना बहुत जरूरी है कि हम जब फिजिकल कमोडिटी खरीद सकते हैं तो हम क्यों नहीं उसी चीज को डिजिटली खरीदे, वो हम क्यों नहीं करें। तो डेफिनेटली स्कोप बहुत है। और दूसरा अगर हम एक रेफरेंस देखें तो आज जब यूएस मार्केट्स के अंदर वेदर पे कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं, लाइव कैटल पे कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, कैटल फीड तक पे कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो इंडिया तो अभी सिर्फ स्टार्ट किया है। एंड एनसीडीएक्स की बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव रहा है। एनसीडीएक्स हमेशा से पायनियर रहा है हर चीज को एक नए से नए इनिशिएटिव्स लेने में। एंड अगेन हम क्योंकि एज ब्रोकर कनेक्टेड हैं रिटेल इन्वेस्टर्स से भी, एंड वहां से भी हमें फीडबैक ये कंटिन्यूसली मिलता रहा है कि एग्री मार्केट को जो है वो बहुत ही नीश सेगमेंट मानते हैं। पूरा इंडिया रिटेल इन्वेस्टर जो है वो एग्री मार्केट को नीश सेगमेंट मानता है। वो ये मानते हैं कि एग्री मार्केट से दूर रहें। वो ये नहीं समझते कि एग्री मार्केट से दूर रहने की कोई नीड है नहीं। और इसी ब्रिज को जो है वो गैप फिल करने के लिए एनसीडीएक्स की बहुत ही अच्छा डिसीजन रहा है, क्योंकि आज उन्होंने सेक्टोरियल इंडाइसेस लॉन्च किए हैं अभी ये, एंड कॉम्पोजिट इंडेक्स भी चल रहा है, काफी अच्छा चल रहा है वो भी। एंड मतलब ना कोई इसके अंदर फिजिकल डिलीवरी का ऑब्लिगेशन है। ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए किस तरीके से बेनिफिट है, तो उसके अंदर में एक तो इसके अंदर में मार्जिन की अगर बात करें, आज हम एज अ ब्रोकर मैं मार्जिन की सबसे पहले बात करता हूँ। तो मार्जिन ग्वार अंडरलाइन कमोडिटीज की बात करें और कंपैरेटिवली जो ये इंडाइसेस हैं तो इनके सेट मार्जिन है। इनके अंदर में कोई भी नियर एक्सपायरी मार्जिन होते हैं, कॉन्सेंट्रेशन मार्जिन होते हैं, इस तरीके की कोई भी चीज नहीं है। तो रिटेल इन्वेस्टर जिसके पास में पोर्टफोलियो अपना थोड़ा छोटा है, इन्वेस्ट करने को अमाउंट थोड़ा कम है, तो उसके लिए भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। सेकेंडली आज हम देखें तो टर्नओवर चार्जेस या रिस्क मैनेजमेंट फीस वगैरह में वेवर्स ला करके एनसीडीएक्स इसको और भी ज्यादा बूस्ट अप कर रहा है पार्टिसिपेशन। तो अगेन इट इज बेनिफिशियल फॉर द रिटेल पार्टिसिपेशन। एंड देन थर्डली हेजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही अच्छा टूल है। मतलब इसके अंदर में हेजिंग के लिए ये कहेंगे कि रोल ओवर करने के बाद में ये लास्ट दिन तक भी आप अपनी पोजीशन को कंटिन्यू कर सकते हैं एंड कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, क्योंकि मार्जिन का कोई डिलीवरी का ऑब्लिगेशन नहीं है। तो वहां से भी रिटेल इन्वेस्टर काफी हद तक कवर्ड है। तो और फिर दूसरी बात करें तो आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी, जैसे कि अरुण जी ने भी कहा, आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी बहुत है। इसके अंदर में एल्गो ट्रेडर्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एक नया टूल मिलता है, प्राइस डिस्कवरी बेटर होती है। जो 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 जिस जिस 70-30 के रेशो में अगर हम बात करें तो अंडरलाइन कमोडिटी वर्सेस इंडेक्स के अंदर में आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज भी बहुत देखी जा सकती है। एंड ये सिर्फ एनसीडीएक्स की नहीं, बीइंग मेंबर ब्रोकर हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम मानते हैं कि ये है कि जो ग्रास रूट लेवल पे जो प्रचार होना चाहिए एंड जो नॉलेज शेयरिंग होनी चाहिए, जैसे कि अजय जी ने भी बोला कि आज इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि वो नॉलेज गैप बहुत ज्यादा है। तो ये अगेन एनसीडीएक्स के साथ साथ में हम मेंबर ब्रोकर्स भी इस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि डिलीवरी सेंटर्स जो है मेजर जयपुर हो गया या जोधपुर हो गया, तो इस जगह पर ग्रास रूट लेवल पे इसकी मार्केटिंग हो, ज्यादा से ज्यादा वर्ड स्प्रेड हो, क्योंकि अल्टीमेटली फायदा पार्टिसिपेशन जितना आएगा उतना ही सारे पार्टिसिपेंट्स को फायदा होना है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए तो 100% बहुत ही अच्छे टूल है ये। नॉट जस्ट रिटेल इन्वेस्टर्स, ये फार्मर्स हो चाहे कोई भी वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स हो, सभी के लिए काफी अच्छे टूल है। ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया युवराज जी। कम शब्दों में बहुत बेहतरीन आपने समझाया। हालांकि देखिए जो आपने एक चीज कही कि इन्वेस्टर्स अक्सर मतलब लोगों को ये कहा जाता है कि एग्री से दूर रहें, एग्री मार्केट से दूर रहें। मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा, जो मैंने ऑब्जर्व किया है पूरे एक्सपीरियंसेस के बीच में, कि लोग ये कहते हैं कि कमोडिटी मार्केट से ही दूर रहो।
ठीक है, तो वो एक जो पिक्चर जो बनी हुई है माइंड के अंदर पे, क्योंकि जो इनिशियल जो स्टेजेस थी जब नए नए इंट्रोड्यूस हुए थे एक्सचेंजेस, उस समय पर जो लोगों ने लैक ऑफ नॉलेज की वजह से जो अपने हाथ जलाए थे, उसने कहीं ना कहीं दंड दिया है। और शायद यही एक रीजन है, जो अजय जी ने भी बात उठाई, जो वीरेंद्र साहब ने भी बात उठाई, जो आपने भी बात उठाई, लैक ऑफ नॉलेज। लैक ऑफ नॉलेज इसी वजह से शायद रहा कि लोगों ने अपनी दूरियां बढ़ा ली। एक्सचेंज को समझने की बजाय उन्होंने अपने आप को इससे दूर करना शायद बेहतर समझा होगा। हमारे साथ में विपिन अग्रवाल साहब भी हैं। विपिन जी, चूंकि आप फिजिकल मार्केट से काफी लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं, और जिस तरीके का बदलाव हमने फिजिकल मार्केट के अंदर में ट्रेड के अंदर देखा है, और उससे कहीं ज्यादा तेजी के साथ हमने फ्यूचर मार्केट के अंदर बदलाव होते हुए देखे हैं, उन बदलावों को देखते हुए जो सेक्टरल एग्रीकल्चर के अंदर में ये जो इंडेक्स ट्रेडिंग है, इस इंडेक्स ट्रेडिंग को आप किस नजर से देखते हैं? और पर्टिकुलरली आप के ग्वार के साथ ही रिलेट करते हैं, और ग्वार के अंदर यहाँ पर आपके पास में एग्रीकल्चर इंडेक्स लॉन्च हुआ है, तो इसको किस नजर से देखा जाए, और ये कितना बेहतरीन आप समझते हैं, और इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए आपका क्या मैसेज है? हाय, गुड इवनिंग सर। आपने जैसे बताया पैनल में मोस्टली सब टेक्निकल है। मैं इतना टेक्निकल नहीं हूँ, मैं ग्राउंड टू अर्थ वाला बंदा हूँ। जी, मैं टेक्निकल की बजाय लेमन की बात बता पाऊंगा आपको क्या डिटेल चल रही है। वही वही सुनना भी चाहते हैं सर। हाँ, एनसीडेक्स ने जैसे लॉन्च किया एग्री इंडेक्स या गोआरएक्स, जो भी लॉन्च करती है वो ग्राउंड वर्क में कोई भी नॉलेज शेयर नहीं कर पाते वो। अगर आप मैं बात हरियाणा में जो भी डिस्ट्रिक्ट सेंटर है या जो भी कहीं पे भी एनसीडीएक्स का कोई भी नॉलेज पार्टनर नहीं है जो बता पाए भी लेमन होता क्या, एग्री इंडेक्स होता क्या है। अब हमारे पास फोन आते हैं भी हमें गोवा लेना है, गम लेना है, जो भी लेना हो प्रोडक्ट है, हम कहते हैं इसको गोवा गम को छोड़ एग्री इंडेक्स को ले तू, तेरे को तेजी खेलनी है एग्री इंडेक्स ले, या गोवा में तेजी खेलनी है गोरेक्स ले। लेकिन इनको पता ही नहीं है गोरेक्स होता क्या है। सबसे बड़ी, जैसे केडिया साहब ने भी कही, आप भी कह रहे हो, लैक ऑफ नॉलेज है। नॉलेज शेयर कहीं भी नहीं होती। मेट्रोज में चलो जो भी आप बड़े बड़े ब्रोकर्स बैठे हैं, लेमन बैठे हैं, उनको सबको आइडिया है कैसे ट्रेड करना ऑप्शंस में, फिजिकल मार्केट में, एनसीडीएक्स में, वायदा व्यापार में। लेमन को इतनी नॉलेज नहीं होती, वो देसी आदमी है, उसको तो माल लेना बेचना है। अब आपने कहा एग्री इंडेक्स लॉन्च किया है, अब कहीं पे भी आपका हरियाणा में सेमिनार हुआ हो, कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी आपने एनसीडीएक्स में किया तो मैं जिम्मेवार हूँ, कोई ने कुछ नहीं किया है। ग्वार की नॉलेज जहां तक ग्वार के बारे में है, इंडस्ट्री की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं जाता है वहां पे बताने के लिए क्या करना चाहिए, ना इंडस्ट्री की वैल्यू ली जाती है, कोई इंडस्ट्री का फीडबैक नहीं लिया जाता है। ठीक है, मेट्रोज लेवल पे या ऑफिस में एनसीडीएक्स कर देता है, इंडस्ट्री का कोई भी फीडबैक नहीं लेते भी कैसे काम करना चाहिए। अब मार्जिन की बात कह रहे हो, आज सपोज ग्वार या गम में हम ट्रेड करते हैं, उसमें 30% मार्जिन है। आप ग्वारेक्स में करते हो तो उसमें 18% मार्जिन इसमें भी लग रहा है। कम कौन सा है मार्जिन? मार्जिन तो इसमें भी कम नहीं है। 30% आप मार्जिन दे के व्यापार कर रहे हैं ग्वार में या ग्वार गम के अंदर। ग्वारेक्स में भी 18% मार्जिन है, तो मार्जिन कम कहाँ हुआ? दूसरा, इसकी एक्सपायरी होती है 30 तारीख को, जबकि ग्वार या ग्वार गम की एक्सपायरी होती है 20 तारीख को, तो उसमें मिसमैच होता है डेट्स का। लेकिन सबसे बड़ी बात है लैक ऑफ नॉलेज। लेकिन ये फायदा है, अगर इसमें लिक्विडिटी बनती है और नॉलेज आती है तो पार्टिसिपेट लोग करेंगे, तो लोगों का इंटरेस्ट है। अगर आप देख लो पिछले 2 साल से जब से लॉकडाउन लगा है, लोगों ने म्यूचुअल फंड्स में बहुत पैसा डाला है, म्यूचुअल फंड में, कमोडिटी मार्केट में। तो उनको प्लेटफॉर्म चाहिए जो फेयर प्लेटफॉर्म हो इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन उनको नॉलेज देने वाला कोई नहीं है ग्राउंड लेवल पे। अगर ऐसे वेबिनार सेमिनार कुछ हो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हाँ, कदम कौन उठाएगा? एनसीडीएक्स, मेन चैनल एनसीडीएक्स ही है। एनसीडीएक्स को क्लाइंट वाइज या ब्रोकर वाइज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंफॉर्मेशन देना बहुत जरूरी है, जब भी पार्टिसिपेट बन सकता है। अदरवाइज पब्लिक को पता ही नहीं है कहाँ इन्वेस्ट करना है। म्यूचुअल फंड में क्यों करते हैं? इसको शेयर की नॉलेज नहीं है, ठीक है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है वो। वैसे ही एग्री इंडेक्स है, एग्री इंडेक्स में अगर ब्रोकर वाइज इन्वेस्टमेंट शेयर की जाए नॉलेज, तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। फिजिकल में अगर मंडियों में बात करो, आप मंडियों में बहुत पैसा लगाते हैं पैसा,
बहुत आड़ती माल रखते हैं, चना रखते हैं, गुआर रखते हैं, गम, बहुत मार्केट भरी पड़ी है। इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म में क्यों नहीं आते? उनको नॉलेज नहीं है, जबकि ये सेफ है। आप फिजिकल में लगा रहे हो, फिजिकल पैसा देना, स्टोरेज खर्चे हैं आपके, क्वालिटी के खर्चे, आप एनसीडेक्स पे ले रहे हो, आपने लिया बेच दिया, कोई दिक्कत नहीं है, मार्जिन आपको 30% देना है सिर्फ, आप ले सकते हो। लेकिन उनको नॉलेज नहीं है कैसे काम करना है, कैसे अकाउंट खोलने हैं। आईपीओ आते हैं, आईपीओ कितने अकाउंट खोले, डबल हो गए 2 साल के अंदर आईपीओ के लिए, डीमेट अकाउंट। एनसीडेक्स में क्यों नहीं हो रहे अकाउंट ओपन पब्लिक के? एनसीडेक्स में आप देखोगे लेमैन के अकाउंट्स बहुत कम है, सिर्फ कॉर्पोरेट के अकाउंट ही मिलेंगे आपको, जबकि लेमैन के अकाउंट बहुत कम है आपको। जब शेयर मार्केट में जाओगे तो डीमेट अकाउंट इतने खुले हुए हैं, लोग काम करते हैं इक्विटी मार्केट में, कम्युनिटी मार्केट में काम नहीं करते हैं, सिर्फ लैक ऑफ नॉलेज है। और मैं एनसीडेक्स से दरख्वास्त करूंगा भी आप इसको प्लीज एक नॉलेज पार्टनर बना के अपने नॉलेज पार्टनर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम किया जाए, ताकि पब्लिक को पता चले भी कैसे तो ट्रेड करना है। ओवर टू यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन जी, आपने एक मुद्दा उठाया है लैक ऑफ नॉलेज का, और मुझे लगता है कि ये इनिशिएटिव एनसीडीएक्स ने उठाया ही इसी वजह से है, क्योंकि कहीं ना कहीं एनसीडीएक्स ने भी ये ऑब्जर्व किया होगा कि लैक ऑफ नॉलेज है, और उस लैक ऑफ नॉलेज जो गैप आ रहा है और नॉलेज के बीच के अंदर और ट्रेड के बीच के अंदर, उस गैप को फिल किया जाए। और इसी वजह से इस तरीके के वेबिनार्स जो है वो कंडक्ट करने की एनसीडीएक्स कोशिश भी कर रहा है, क्योंकि पैंडेमिक है, फिजिकली कहीं मुलाकात नहीं हो रही है। लेकिन मुझे लगता है कि जल्द ही फिजिकली भी एनसीडीएक्स कुछ ना कुछ इस तरीके के इनिशिएटिव करेगी, क्योंकि अब सब कुछ खुल रहा है, उस पैंडेमिक से हम बाहर निकल रहे हैं। और चूंकि स्कूल भी देश के अंदर खुल रहे हैं, तो स्कूल खुलने का मतलब है कि अब सब कुछ ओपन हो रहा है। तो इस तरीके की गेट टुगेदर सब करनी भी चाहिए, ताकि जिससे एक कॉन्फिडेंस जो है वो मार्केट के अंदर दोबारा लौट करके भी आ सके। अब मैं अरुण जी के पास फिर से जाऊंगा, क्योंकि इसी डिस्कशन के दौरान 2-3 क्वेश्चंस जो हैं और 2-3 चीजें जो है वो हमारे दिमाग में आई। और अब चूंकि इस पैनल को हम एक डिबेट के अंदर लेकर के चल रहे हैं कि इसको एक डिबेट का फॉर्म दिया जाए। अरुण जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि जिस तरीके से इस पूरे डिस्कशन के बीच के अंदर में एक बात निकल करके आई, लैक ऑफ नॉलेज। लैक ऑफ नॉलेज तो है ही है, दूसरा एसेट क्लास के तौर के ऊपर पे हम इन इंडेक्सेस को कैसे देख सकते हैं, तीसरा इस तरीके का एग्रीकल्चर एनवायरनमेंट है हिंदुस्तान के अंदर, उस एनवायरनमेंट को देखते हुए आपको कितना फिजिबल लगता है कि एक सेक्टरल अगर हम इंडेक्स को लेकर के आए हैं, तो इसके पीछे आपने काफी एक्सरसाइजेस भी की होंगी और इस तरीके के बहुत सारे सवाल आप लोगों ने देखे भी होंगे, आपके सामने भी आए होंगे कि स्टॉक और डिमांड एंड सप्लाई, इसको किस तरीके से इन इंडेक्सेस के बीच के अंदर में मैनेज किया जाएगा। अरुण जी। धन्यवाद सुरेश जी। और आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग सभी पैनलिस्ट ने इसको एक तरीके से छुआ है कि जो अवेयरनेस का जो लेवल है वो डेफिनेटली उतना नहीं है। जो विपिन जी ने कहा, मैं काफ़ी हद तक उससे एग्री भी करता हूँ कि जो अवेयरनेस इक्विटीज़ के बारे में लोगों को है वो कमोडिटीज के बारे में नहीं है। और उसको एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं, जो इससे पहले वीरेंद्र जी ने भी कहा था कि एक चिकन एग सिचुएशन भी है, कि जो चीज़ चलती है उसके विषय में लोग ज़्यादा चर्चा करते हैं, और क्योंकि उसके विषय में चर्चा करते हैं तो और लोग उसके विषय में जानते हैं। तो इक्विटीज़ के साथ कुछ ऐसा ही है शायद, कि क्योंकि इक्विटीज़ चल रही है, उसको मे बी पिछले 50 साल से लगातार लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो जानकारी या जो अवेयरनेस का लेवल है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा है। और क्योंकि कमोडिटीज हाल ही में तो नहीं, लेकिन लगभग 15 से 18 साल हो गए हैं शुरू हुए, तो उतना लेवल ऑफ अवेयरनेस अभी नहीं आ पाया है। और खासकर जब कोई नया इंस्ट्रूमेंट लॉन्च होता है, नई कमोडिटी लॉन्च होती है, तो अवेयरनेस का लेवल उतना नहीं है। बट जैसा आपने भी कहा इससे पहले कि फिजिकल इवेंट्स थोड़े कम हो रहे थे अभी इन दिनों में, जो विपिन जी ने भी बताया एक तरीके से कि फिजिकल इवेंट थोड़े कम रहे। हमने उसके बावजूद भी, कोविड का समय था और थोड़ा जहाँ तक पॉसिबल था, जहाँ पे पॉसिबल था हमने फिजिकल इवेंट्स किए हैं। तो जो भी मेन मार्केट्स हैं, जैसे जोधपुर हो गया, बीकानेर हो गया, गंगानगर हो गया, हनुमानगढ़ हो गया, सूरतगढ़ हो गया, राजस्थान के जो सेंटर्स हैं, गुजरात के कुछ सेंटर्स हैं, वहाँ पे हमने फिजिकल इवेंट्स भी किए हैं। लेकिन उसके अलावा हमने लगभग 100 वेबिनार के आसपास जो है, जैसे ये भी एक वेबिनार कर रहे हैं हम लोग, इस प्रकार के लगभग 100 वेबिनार हमने इंडेक्स को लॉन्च करके उसके विषय में जानकारी के लिए किए हैं। लेकिन एक तरीके से एक वेबिनार फटीग भी जो हम कह सकते हैं,
वो भी लोगों में थोड़ा हो गया है अभी। तो शायद हम लोग ये देख रहे हैं कि जो पार्टिसिपेशन पहले हुआ करता था, जब वेबिनार शुरू हुए थे, थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है, क्योंकि लोगों में थोड़ा वेबिनार फटीग भी आ गया है। तो कुछ लोग अटेंड करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, वो भी एक हो रहा है। तो हम लोग भी अभी ओपन अप हो रहे हैं, और फिजिकल इवेंट्स जो विपिन जी ने कहा हमारे प्लान है आने वाले महीनों में। विपिन जी, आपके एरिया में भी हमारे वेबिनार्स, सेमिनार्स रादर कुछ प्लान है कमिंग टाइम में। आई थिंक अजय जी कुछ ऐड करना चाहते हैं शायद, वो कुछ कह रहे हैं। अजय जी आप बोलिए पहले। देखिए अरुण जी, डेफिनेटली मैं खुद जानता हूँ, जैसे वेबिनार का बताया, फ्रैंकली मैं दो चीज पे ऐड करना चाहता हूँ। कहाँ पे देखिए खामियां है, माइनस रहेगा, उसको हम प्लस कर सकते हैं। तो पहला चीज है कि डेफिनेटली वेबिनार हमने एक अच्छा जो नेगेटिव हमने पैंडेमिक में देखा, तो वेबिनार एक बून करके निकल के आए कि हम बैठे बैठे सबसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने टू बी वेरी फ्रैंक अब तक पिछले 1.25 साल में, 1.5 साल के अंदर 600 से ज्यादा वेबिनार किए। मैंने जो 3 इंपॉर्टेंट चीज देखी है वो मैं आपको बता दूं। अभी जस्ट एक मैं वेबसाइट देख रहा था जिसमें म्यूचुअल फंड एयूएम देख रहा था। 2000 में हमारे पास 1.1 ट्रिलियन का हमारा म्यूचुअल फंड था, और अब अगर अपन देखें तो आई थिंक 30 से ज्यादा 30 ट्रिलियन के आसपास का एयूएम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, जहां पे बता रहे 17% का CAGR ग्रोथ हुआ है पिछले 20 सालों में। लेकिन एक अच्छा चीज मैं बताता हूं, आप मुझे खुद बताइए 10 साल पहले म्यूचुअल फंड का एक थीम हुआ करता था, क्या होता था वो, कि म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो आदमी उसको देखकर घबरा जाता था और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करता था, क्योंकि वो रिस्क का नाम सुनता था। 2013 में उन्होंने पोलिंग कराई, बोले उसमें क्या हम लोग करें, और उसके तो बहुत अच्छी एडवाइस मिली उनको, और बोला म्यूचुअल फंड सही है। और आप देखिए 2013 के बाद म्यूचुअल फंड के एयूएम में क्या ग्रोथ आई। आज हमको एफआईज की जरूरत नहीं है, हमारे पास 10,000 करोड़ की एसआईपी बुक है। मैं कोई एक्सचेंज का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन एक इंपॉर्टेंट है कि मैसेज कैसे जाए। तो आज अगर अपन, मैं एक बताता हूँ, जैसे एक और एक्सचेंज है, बड़ा एक्सचेंज है इक्विटी में, सोच के समझ कर इन्वेस्ट कर। तो धीरे धीरे ऐसे हम एग्री की बात करें तो मार्केट में, जैसे विपिन जी ने भी बताया, युवराज जी ने बताया, कि अभी भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। और सेकेंडली जो लेवल का काम करना है, वो क्या काम करना है, आज म्यूचुअल फंड के एजेंट्स, जिसको हम एजेंट्स वर्ड बोलते हैं, आप देखिए गली गली में फैले हुए हैं, नया ब्लड ढूंढकर लेके आते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कराने के लिए। क्या हमने आज जो 200, 300, 500 वेबिनार किए हैं या सेमिनार किए हैं, उसमें हमने नया ब्लड कितना जोड़ा? हम लोग, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं भी आज ब्रोकिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ पिछले 18 साल से। अगर हम हमारे सेल्स वाले को बोलते हैं कि हमको ये वेबिनार करना है या सेमिनार करना है, मुझे 100 जन चाहिए, तो वो जाता किसके पास है? जो आदमी उसका काम कर रहा है। वो नया ब्लड लाने की कोशिश ही नहीं करता। आज आप देखिए वेबिनार में, जो अरुण जी ने बोला फटीक है कि आदमी थक गया है वेबिनार के नाम पे। मैं भी अभी बैक टू बैक, ये मेरा सेकंड है, 4 बजे से एक वेबिनार खत्म किया, दूसरा चालू हो गया। लेकिन इंपॉर्टेंट है, पहला चीज है वेबिनार का कंटेंट, क्योंकि फ्रेंकली मार्केट के अंदर एक नया हम बोल सकते हैं अपॉर्चुनिटी की जरूरत है। जैसे मैंने एक फ्रेंकली इंडेक्स के ऊपर एक एक्सचेंज के साथ काम करके मैंने निकाला है, जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी में वीकली एक्सपायरी आती है। वीकली एक्सपायरी में कितना एक्साइटमेंट है, क्योंकि आईपीएल में हम देखते हैं एक्साइटमेंट होता है। हमने प्लान करके वीकली एक्सपायरी के, देखिए ये ट्रेडिंग पॉइंट है, क्योंकि देखिए आज मार्केट के अंदर स्पेकुलेटर भी होना चाहिए, ट्रेडर भी होना चाहिए, हेजर भी होना चाहिए, और इन्वेस्टर, सब चीज होती है। तो उनके लिए हमने एक स्ट्रेटेजी डिजाइन की क्रूड के ऊपर। हम देखते हैं वीकली इन्वेंट्री आती है, तो क्या हमने नया प्रोडक्ट लेके आए हैं क्या? हाँ, क्रूड की इन्वेंट्री आती है, उसके बेस पे हम एनर्जी डेस्क पे या क्रूड ऑप्शन में काम कर सकते हैं। वैसे एग्री के अंदर भी हम ऐसा कुछ प्लान है। तो मुझे लगता है पहला चीज है, ग्राउंड लेवल पे अभी तक हम नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि जो भी हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव है, वो क्या करते हैं, वो दूसरे ब्रोकर के इधर कोई आदमी काम कर रहा है, उसको बोलते हैं बेटा मैं तेरा ब्रोकरेज कम कर दूंगा, तू मेरे पास आ जा, मैं तेरे को सर्विस अच्छी दे दूंगा, तू मेरे पास आ जा। जबकि नए ब्लड के लिए हम लोग ट्राई नहीं कर रहे। दूसरा है इनोवेशन इन प्रोडक्ट। नो डाउट एक्सचेंज और रेगुलेटर ने इंडेक्स लेके आए हैं या ऑप्शन लेके आए, बट इसके बावजूद अभी भी नए प्रोडक्ट्स और स्ट्रेटजीज मार्केट में आना बाकी है। मैं एक एग्जांपल और देना चाहूंगा। मैं कॉर्पोरेट के साथ टच में हूं पिछले 6 महीने से। उसका प्राइमरी रॉ मटेरियल है राइस ब्रांड ऑयल। राइस ब्रांड ऑयल उसका प्राइमरी है। एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड होता है क्या? नहीं होता है। वो बोलता है मेरी कैपेसिटी है कि मैं 1000 MT मंथ का लेता हूं और मुझे हेज करना है, बट एक्सचेंज के पास कोई प्रोडक्ट ही नहीं है। तो ये नेगेटिव हमको मालूम है, एक्सचेंज के पास प्रोडक्ट नहीं है, बट हम उसमें पॉजिटिव क्या ला सकते हैं? आज विपिन जी है, युवराज जी है, वीरेन भाई है, आप लोग को कम से कम 20-20, 30 साल के एक्सपीरियंस है, हम नया क्या ला सकते हैं? तो मैंने क्या किया, कोरिलेशन समझाया।
आरबीओ का कोरिलेशन आरओएसओ के साथ 94-95% का है। तो कोरिलेशन है तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। एज पर सेबी भी कोई भी दो कमोडिटी में 85-90% के ऊपर का कोरिलेशन होता है एक साल के अंदर, तो दैट इज गुड टू हैव। और वो रियली ही हैज स्टार्टेड विद अ पायलट प्रोजेक्ट। तो कहने का मतलब ये इनोवेशन जारी है, क्योंकि मेरे पास आता है प्लस कैस्टर ऑयल, फॉर एग्जांपल कोकोनट ऑयल में मैं काम करता हूँ, कोकोनट ऑयल हमारे इधर ट्रेड ही नहीं होता। तो इंपॉर्टेंट है या तो हम उसको नेगेटिव बताए, अरे नहीं हमारे इधर ट्रेड ही नहीं हो रहा है, या ये चीज को कैसे हम लोग नया तरीके से मार्केट करके या ग्राउंड लेवल पे पहुंच कर, क्योंकि हम लोग का यहाँ पे हमने एक विडंबना यही देखी है कि हमारे जो सेल्स एग्जीक्यूटिव जाते किसके पास है। आज मुझे पता है विपिन जी गवार में काम करते हैं, तो मैं क्या करूँगा, गवार डेक्स लॉन्च हुआ, विपिन जी गवार डेक्स में काम करना है, तो विपिन जी मेरे को तो पता है यार, मैं तो फिजिकल भी काम कर रहा हूँ, ये सब भी कर रहा हूँ मैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि नया ब्लड मार्केट में आए कैसे। तो गवार की भी कुछ और वैरायटी हम लोग एक्सप्लोजिव में है या फूड इंडस्ट्री है, उनको नहीं लेके आ पा रहे। या मैंने एक प्रोजेक्ट निकाला जिसमें क्रूड के पीछे, क्रूड और कॉटन का कोरिलेशन है। आज मैं आपसे भी पूछता हूँ, सबसे पूछता हूँ, क्रूड और कॉटन का कोई कोरिलेशन है क्या? कोई बोलता है नहीं पता। क्रूड और सॉरी कॉटन और पॉलिस्टर का कोरिलेशन है, अगर पॉलिस्टर महंगा होगा तो कॉटन भी महंगा होगा। मैंने इंडस्ट्री वालों को बताया कि अरे सर, आप कॉटन को अगर कोरिलेट करना है तो आप पॉलिस्टर और कॉटन का कोरिलेशन देखिए, क्रूड बढ़ेगा तो पॉलिस्टर बढ़ेगा, पॉलिस्टर बढ़ेगा तो कॉटन भी बढ़ेगा। तो ये इनोवेशंस और हमें रिसर्च की जरूरत है। इक्विटी में हम देखते हैं कि न्यूज चैनल है जो सुबह 9 से लेकर रात को 9 बजे तक है ना चलते, नहीं कमोडिटी के न्यूज चैनल होने चाहिए। कमोडिटी का जो इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, अपॉर्चुनिटी शेयरिंग है, वो होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी है तो मैं पैनल पे आकर या पब्लिक डोमेन पे आकर उसको शेयर नहीं करूं। इंपॉर्टेंट है ये शेयरिंग होना चाहिए, ताकि नई अपॉर्चुनिटी दिखाई दे और नए एवेन्यूज दिखे, तो ही पब्लिक का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। तो आई थिंक न्यू ब्लड लाने के लिए हमें काम करना चाहिए, ना कि जो ऑलरेडी बंदा काम कर रहा है कमोडिटी में उसके पीछे हम भागे। उसके लिए तो काफी पब्लिक है और वो भी खुद आ जाएंगे, बट नया ब्लड आएगा तो वो सस्टेन करेगा। सुरेश जी। बिल्कुल अजय जी, आपने बहुत बेहतरीन एक ये बात कही है, पार्टिसिपेशन के। हमने भी स्टार्टिंग के अंदर यही बात की कि पार्टिसिपेशन और नॉलेज और लिक्विडिटी, ये तीन जो स्तंभ हैं, ये मुझे लगता है कि कमोडिटी मार्केट को एक नई दिशा दे सकते हैं। अरुण जी, एक और सवाल जो अभी विपिन जी ने उठाया था कि जो मार्केट की जो एक्सपायरी है उसमें डेट्स में बड़ा डिफरेंस है, जो हो सकता है कि दंड दे दे इस टूल को जो आपने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया। कहीं ये इसके लिए खतरा तो नहीं पैदा करेगा वॉल्यूम्स पार्टिसिपेशन? फिजिकल मार्केट प्लेयर्स जो हैं अल्टीमेटली उन्हें ही यहाँ पर ट्रेड करना है, और अगर वो अनकंफर्टेबल है तो लिक्विडिटी कैसे बढ़ेगी? वार सीड का जो एक्सपायरी डेट है दैट इज 20th, और जो एग्री इंडेक्स अगर हम एक्सपायर कर रहे हैं उसको 30 तारीख में एक्सपायर कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर ट्रेडर जो है वो अनकंफर्टेबल है तो उसको कैसे लेकर के चला जाए? ये तो वो वाली बात होगी जो जीएसटी के बीच में गवर्नमेंट ने अप्लाई किया है, अलग अलग तारीखें। बिल्कुल सुरेश जी, तो इसका थोड़ा सा एक टेक्निकल है, मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि कैसे वो एक्सपायरी पहले रखी गई है। तो इसमें दो चीज़ों का हमें ध्यान देना पड़ेगा। पहला तो है कि जब हम कमोडिटी ट्रेड करते हैं उसमें एक नियर मंथ लिमिट करके कंसेप्ट होता है। तो नियर मंथ लिमिट का मतलब होता है कि आप जितनी लिमिट में काम कर सकते हैं एज अ क्लाइंट या एज अ मेंबर, वो जब उस महीने की एक्सपायरी आएगी तो वो 1/4 रह जाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा मान लीजिए ग्वार का ओवरऑल लिमिट अगर 3000 टन का है, ठीक है, एज अ क्लाइंट, तो अगर मैं अक्टूबर की बात कर रहा हूँ तो जैसे ही 1 अक्टूबर आएगा तो अक्टूबर के महीने में मैं केवल उसकी 1/4 पोजीशन ले सकता हूँ, यानी कि मेरी कैपेसिटी टू ट्रेड जो है वो कम हो जाएगी। अब इसको मैं रिलेट करता हूँ इंडेक्स से। अपने को ये चीज ध्यान रखनी है कि इंडेक्स जो है वो एक कैश सेटल्ड प्रोडक्ट है, और उसका सेटलमेंट किस भाव पे हो रहा है? आपके अंडरलाइन के लास्ट के 1 घंटे के वेटेड एवरेज के ऊपर। तो यदि आपका अंडरलाइन जो है उसमें ऑलरेडी लिमिट कम हो गई है, यानी कि आगे जाते जाते धीरे धीरे उसकी लिक्विडिटी कम होती जाएगी, क्योंकि अगर आप लिमिट कम कर दोगे ट्रेड करने की तो लिक्विडिटी कम हो जाएगी। और अगर आप ट्रेंड देखोगे तो यूजुअली आपका जो लास्ट डेट होता है महीने का, उसके आसपास आपकी हाईएस्ट लिक्विडिटी होती है अंडरलाइन के अंदर। क्योंकि क्या होता है, उस समय रोल ओवर शुरू हो जाते हैं। यानी आप पिछले महीनों में रोल करोगे, आपका नियर मंथ चालू हो रहा था तो आप नेक्स्ट मंथ में रोल करोगे, तो लिक्विडिटी हाईएस्ट होती है। किसी भी कमोडिटी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है जो मार्केट देखता है वो है कि उसका सेटलमेंट कितना स्टेबल है, सेटलमेंट का जो भाव आने वाला है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है।
और जितनी लिक्विडिटी कम होगी उतना वो सेटलमेंट प्राइस की स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाएगी। अगर मैं आपसे भी पूछूं, आप कहीं कुछ सामान खरीदने जा रहे हैं और वहां पे अगर 2 ही दुकानें हैं और अगर आप दूसरी जगह जा रहे हैं जहाँ पे 50 दुकानें हैं, तो शायद प्रेफर करोगे आप जहाँ पे 50 दुकानें वहां जाओ। क्यों? क्योंकि आपको ये पता है यहाँ मुझे सामान का सही भाव मिलेगा। तो सेम कहानी ये है कि आप जहाँ पे लिक्विडिटी ज्यादा है, जहाँ ज्यादा ट्रेड हो रहे हैं, आपके सेटलमेंट प्राइस, क्योंकि उस सेटलमेंट प्राइस के ऊपर आपका कैश सेटल कॉन्ट्रैक्ट सेटल होने वाला है, तो ये बहुत आवश्यक है कि वो उस समय सेटल हो जब आपकी लिक्विडिटी अंडरलाइन की मैक्सिमम हो। और हमने ये लिक्विडिटी एनालिसिस किए और ये समझ में आया कि आपका जो लिक्विडिटी है वो 30th या उसके आसपास जो है, लास्ट ऑफ द मंथ जो होता है, वहां पे मैक्सिमम होती है। तो अगर वहां पे आप सेटल करोगे तो आपका जो एफएसपी आएगा उसकी स्टेबिलिटी, उसकी प्रमाणिकता जो हम कहते हैं वो सबसे अधिक रहेगी। और यदि आप नियर मंथ में चले जाओगे तो आपकी लिक्विडिटी, क्योंकि नियर मंथ लिमिट लागू हो जाती है, डिलीवरी पीरियड आने वाला होता है, तो अंडरलाइन की लिक्विडिटी कम होती चली जाती है। और जैसे जैसे अंडरलाइन की लिक्विडिटी कम होगी तो जो आपका जो उसका लास्ट हाफ 1 घंटे का वेटेड एवरेज ले रहे हैं, उसकी उसमें जो ट्रेड्स कैप्चर हो रहे हैं वो कम होते चले जाएंगे। तो जो अगर हम बात कर रहे हैं कि हमें ग्वारेक्स को 1000 करोड़ का प्रोडक्ट बनाना है, तो आप समझिए कि 1000 करोड़ का उसमें सेटलमेंट होगा। 1000 करोड़ की वैल्यू का एक्सपायरी पे हो सकता है बहुत लोग खुला छोड़े उसको या सेटल होने के लिए छोड़े, तो उसका स्पॉट प्राइस आज के लिए नहीं, आज हो सकता है उसके अंदर 200 लोट का ही ओपन इंटरेस्ट हो, लेकिन जब उसके अंदर 10,000, 20,000, 50,000 लोट का ओपन इंटरेस्ट होगा, तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होगी वो होगी सेटलमेंट प्राइस। उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाएगी और उस चीज को, उस दूरदर्शिता के साथ में कहूंगा, उस चीज को ध्यान में रखते हुए इसका सेटलमेंट पहले रखा गया। अब दूसरी बात अगर मैं करूं, जो विपिन जी कह रहे थे कि पहले सेटल हो जाता है, तो अपने को ये चीज ध्यान रखनी है कि जो मैक्सिमम जो प्लेयर होते हैं वो रोल कब करते हैं अपनी पोजीशन। अगर हम बात करें तो हर कोई तो डिलीवरी में नहीं जाता है, अंडरलाइन के अंदर भी। तो अगर मैं रिलेट करूं कि वो अपनी पोजीशन को कब रोल करता है, तो अपनी पोजीशन को वो रोल करते हैं यूजुअली, अगर आप देखोगे, अगर आप डेटा एनालाइज करोगे वॉल्यूम को और बाकी चीजों को, आपको लगेगा नॉर्मली जो है 25 तारीख से लेके 5 तारीख के बीच में मोस्टली लोग अपनी पोजीशन को रोल करते हैं। सभी ब्रोकर्स को भी पता है, ये एक नॉन फैक्ट है, ठीक है। बिकॉज आप देखोगे उसके बाद ओपन इंटरेस्ट करंट मंथ में कम होगा, अगले महीने में बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ज्यादातर लोग जो है अपनी पोजीशन नियर मंथ में 30 तारीख तक ही रखते हैं, ठीक है। तो अगर वो तब तक ही रख रहे हैं और उस समय अगर आपका ये कॉन्ट्रैक्ट सेटल हो जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें किसी तरीके का डाइवर्जन है दोनों के बीच में, दोनों एकदम साथ चल रहे हैं। क्योंकि डिलीवरी में जाने वाले लोग, ये हमें सबको पता है कि ब्रोकर्स एक्स्ट्रा मार्जिन चार्ज करते हैं 5 तारीख के बाद में, यूजुअली 5 या 6 तारीख के बाद में। तो ज्यादातर लोग जो है उससे पहले अपनी पोजीशन जो है रोल कर जाते हैं और नॉर्मली वो 30 तारीख तक हो जाती है। अगर आप डेटा भी एनालाइज करोगे तो आपको समझ में आएगा कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो अपनी पोजीशन को 30th से पहले नियर मंथ आने से पहले रोल कर लेते हैं, या ज्यादा 1 या 2 तारीख तक। तो फिर यहाँ भी आपको रोल करने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आपको अगर नेक्स्ट मंथ में जाना है, अगर आपको ये कहना है कि मेरा ट्रेड मुझे अगले महीने के लिए रखना है, तो आप 30th तक रोल कर दीजिए। 30th तक आप, या अगर आपको इसी समय पे अपने ट्रेड को खत्म करना है तो आप एक्सपायरी के लिए खुला छोड़ दीजिए, आपका ट्रेड एक्सपायर हो जाएगा। और अच्छी चीज क्या है यहाँ पे सेक्टोरल इंडेक्स के अंदर, कि जैसे अपने अंडरलाइंग में हर महीने के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वैसे यहाँ पे भी आपके हर महीने के कॉन्ट्रैक्ट हैं और हर महीने का जो अंडरलाइन का भाव है वो भी आपको दिख रहा है। तो आपको जो रोल ओवर है वो भी आपको दिखेगा। यानी कि अगर मान लीजिए अंडरलाइन में मेरे को ग्वार सीड में 50 रुपए का फर्क चल रहा है, ग्वार गम में 50 रुपए का फर्क चल रहा है, तो मैं अगर 7 मल्टीप्लाइड 0.7 मल्टीप्लाइड बाय 50 प्लस 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 50 करूंगा, तो उतने रुपए का रोल ओवर मेरा इंडेक्स में भी चल रहा होगा। तो मैं उसी भाव पे एज अ सेलर और एज अ बायर में रोल कर सकता हूँ। तो ये काफी एनालिसिस करके, क्योंकि एज अ, जैसे विपिन जी ने बताया, एज अ क्लाइंट अगर हम देखते हैं तो हमें लगता है कि दोनों चीजें अलग अलग हैं, लेकिन एज अ मैं जब डेटा देख के बात करता हूँ या मैं बैकएंड का डेटा देख के बात करता हूँ, तो एक्चुअली ज्यादातर मतलब 90% ऑफ द क्लाइंटेल को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि इसकी एक्सपायरी पहले हो रही है उस चीज से। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं क्योंकि नॉलेज घूम फिर करके बात उस पर आ जाती है और लिक्विडिटी पर आ जाती है। लिक्विडिटी क्या करते हैं रेन जी, मेरा आपसे सवाल है, इक्विटी मार्केट को मैच्योर होने में, जहां तक अगर हम हिस्ट्री उठा करके देखें तो तकरीबन 130 साल लग गए। 130 के भी 140 साल आप मानिए, क्योंकि पिछले 3-4 साल से ही मैं मानूंगा कि जो इक्विटी के अंदर में बूम आया है, और हार्डली आप लेकर के चले 7 से 10 साल मैक्सिमम जो फ्रेम हमने देखा टाइम पे। और उससे पहले इक्विटी मार्केट को भी उसी नजर से देखा जाता था जिस नजर से आज कमोडिटी मार्केट को देखा जाता है। हाँ, थोड़ी सी मेच्योरिटी इस वजह से इस समय पर दिखाई देती है, एजुकेशन का फर्क है,
प्लस जो इक्विटी मार्केट की मैच्योरिटी है वो कमोडिटी मार्केट के अंदर दिखाई देती है, क्या टाइम फ्रेम माना जाए कि लोगों को कमोडिटी मार्केट और कमोडिटी ट्रेड ये समझने में कितना समय लगेगा? अपना एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं तो आप यकीन मानिए कि हमारे जर्नलिज्म के बीच के अंदर भी शायद ही 1000 जर्नलिस्ट के बीच के अंदर में 1 या 2 जर्नलिस्ट को ही कमोडिटी मार्केट की समझ आ पाई। तो अगर इस पूरे सिनेरियो को देखा जाए, इक्विटी उनको तुरंत समझ में आता है लेकिन कमोडिटी उनको समझ में नहीं आता, हालांकि चाहे वो बिजनेस बैकग्राउंड से क्यों ना आया हो। तो ऐसे में किस तरीके से समझा जाए और ऐसा कौन सा प्रोसेस हो सकता है जहां पे कमोडिटी मार्केट की अवेयरनेस, नॉलेज, पार्टिसिपेशन इनको इंक्रीज किया जा सके, क्योंकि ये बहुत बड़े चैलेंज हैं इस मार्केट के अंदर। इसमें मेरा एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये है कि जैसे यहाँ हम बात कर रहे थे, लिक्विडिटी की भी बात हुई, लैक ऑफ नॉलेज, जानकारी की भी बात हुई। मुझे ये सद्भाग्य मिला कि मैं तीनों एक्सचेंज का पर्सनल कंसल्टेंट रहा हूँ जब ये शुरू हुए थे 2003-4 के आसपास में। तो फ्लैशबैक में अगर जाऊँ, और उसके पहले भी जब ओपन ऑक्शन चल रहा था तो मैंने बेरिंग के फ्यूचर देखे हैं, व्हीट के फ्यूचर देखे हैं, गवार, वाटरमेलन सीड, बहुत सारे फ्यूचर देखे, और काफी कुछ में तो मैं पार्टिसिपेट भी कर रहा था एज ए प्रॉप ट्रेडर। आज की हालात में अगर बात करें, जो नॉलेज पर्सपेक्टिव की हम बात कर रहे थे, तो क्रिप्टो एसेट क्लास है जिसमें ना वेबिनार होता है, ना कुछ होता है, ना रेगुलेशन होता है। आपको ताजुब होगा कि इंडिया वर्ल्ड में 2nd नंबर पे पहुंच गया है क्रिप्टो एक इन्वेस्टमेंट में। जी। और एवरेज साइज जो है वो मिलियन से पार हो चुकी है। 20-25 लाख लोग इसमें एक्टिव इन्वेस्टर है जिनका मंथली ऑन एवरेज एक्सपोजर 10,000 से 25,000 का रेगुलर तौर पे है। मंथली 15,000 करोड़ का टर्नओवर है। तो इनको कौन एजुकेशन देने गया था? 24 साल के, 22 साल के लड़के, इनको किसी ने एजुकेशन नहीं दिया, किसी ने अवेयर नहीं किया। ये मार्केट जबरदस्त ग्रो हुआ, इक्विटी 150 साल की हुई, और डायरेक्ट ऑनरशिप इंडिविजुअल तौर पे देखे तो आज भी 10% से कम है। इवन एफ एंड ओ के टर्म्स में भी बात करें तो एक्टिव एफ एंड ओ टर्म इंडिविजुअल टर्म्स में आज भी 10 लाख है 130 करोड़ के देश में। उसके सामने क्रिप्टो का तो जन्म अभी 12-13 साल पहले हुआ, और इसकी डायरेक्ट ऑनरशिप जो है वो साइजेबल हो गई एट पार विथ इंडेक्स प्रोडक्ट्स। तो मैं जो फर्क समझा वो ये है कि इसमें आपको कोई परेशान करने वाला नहीं है। कमोडिटी में ढेर सारी परेशानी आई। गवर्नमेंट जैसे ही ग्रोथ हुआ तो सीटीटी आया, एसटीटी आया, फिर कुछ न कुछ मार्केट हिकअप्स आते रहे। फिर अभी जैसे एनसीडीएक्स पे काफी बूम आ रहा था एग्री प्रोडक्ट्स में, तो अभी जो सफोकेशन हो रहा है वो युवराज भाई, ये ब्रोकिंग इंडस्ट्री से, वो समझते होंगे कि कितना सफोकेशन आ रहा है इन द नेम ऑफ मार्जिन्स और मार्केट इंटीग्रिटी, या जो बड़े बड़े ब्यूटीफुल नाम होते हैं। एक्सचेंज खुद भी समझ रहा है, बट और बदनामी एक्सचेंज को मिल रही है, बट इनफैक्ट सेबी इज डूइंग दिस। रेगुलेटर ये सब कर रहा है, एक्सचेंज के हाथ में तो या मार्जिन या वो कुछ होता नहीं है। तो इस प्रोडक्ट को डेवलप करना है, अगर गवर्नमेंट की मंशा है, सब लोगों की मंशा है, तो पहले तो ये गले पे से हाथ हटा लो और इसको सफोकेशन कम करो, तो ऑटोमेटिक वो ग्रो होना शुरू करेगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात अलग है और एप्लीकेशन अलग है। मैं सभी एसेट क्लास को देखता हूँ, इंडेक्स फंड या ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स या डेट या हाइब्रिड प्रोडक्ट, बट कमोडिटी पे सबसे ज्यादा रेगुलेशन है। और स्पेशली जो एसेंशियल प्रोडक्ट्स है, जो प्राइस सेंसिटिव प्रोडक्ट है, कभी ड्यूटी बढ़ गई, कभी कम हो गई, कभी टेरिफ चेंज हुआ, कभी टेरिफ आ गया, कभी चने पे स्टॉक लिमिट लग गई,
कभी आ गई, तो ये जो हाइकअप है ना वो नेचुरली दूसरे जैसे इंडेक्स प्रोडक्ट को भी नेचुरली वो अफेक्ट तो करेंगे ही, क्योंकि वो सेंटिमेंट को डेंट करते हैं। तो पहले तो वो कंफर्ट आना जरूरी है, और इसमें सब लोगों की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई जो अजय भाई ने कहा कि फियर जो होता है, अननोन, फियर ऑफ अननोन, वो फियर उनका डर हो, उसमें हम सब लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। हर चीज का तरीका होता है, जैसे क्रिप्टो में भी रेगुलेशन या डर तो है ही, लेकिन इन लोगों ने अपना रास्ता निकाल लिया। कोई भी चीज का या तो आइदर यू कैन फाइट इट या यू कैन ज्वाइन देम, दो ही तरीका होता है। तो ये देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये सफोकेशन कम होगा और एक बार इंडस्ट्री भी थोड़ी हिम्मत करके पार्टिसिपेशन में आएगी, तो वो फीडबैक लूप आ जाएगा कि 10 लॉट की लिक्विडिटी 20 लॉट को लाएगी, 20 लॉट की लिक्विडिटी 40 को लाएगी, 40 की 140 को लाएगी, देन इट विल बी लाइक ए न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है, वो वाली प्रोसेस हो जाएगी, जिसको फीडबैक लूप बोलते हैं। बट सम हैज टू टेक इट कि भाई पहला पत्थर ये मारे बाद में मैं मारूं, वो बात नहीं चलनी चाहिए। जी मैं इसमें एक ऐड पॉइंट करना है। चाहूंगा। जी अजय जी। देखिए वीरेन भाई ने बिल्कुल सही चीज बताई। इसमें मैं थोड़ा ऐड ये भी करना चाहूंगा। जैसे वीरेन भाई का पहला इसमें था कि पार्टिसिपेशन सब जगह से आना चाहिए, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट इसके अंदर जैसे वीरेन भाई ने बोला कि आज जो 20-22 साल के बच्चे हैं क्रिप्टो में काम करते हैं, कोई सिखाने जाता नहीं है, बिल्कुल सही है। बट वहां पे दो चीज मैंने देखी। एक है जो वीरेन भाई ने बताया कि रेगुलेशन काफी इंपॉर्टेंट है, नो डाउट। आज अगर हम क्रिप्टो को हमारे कमोडिटी मार्केट से कंपेयर करें, दैट इज कंपेयरिंग ब्लैक एंड व्हाइट, बिकॉज वहां पे आई डोंट थिंक कि कोई रेगुलेटर है जो उसको मैनेज कर रहा आज की डेट में, जिसकी वजह से अनसर्टेनिटी है। सेकेंडली, एक सबसे इंपॉर्टेंट है एड कैंपेन। तो ये एक्सचेंज को समझना चाहिए, ब्रोकर को समझना चाहिए। आई डोंट थिंक एक्सचेंज इसको अच्छे से कर सकता है अच्छे। आज अगर आप कोई भी प्लेटफॉर्म पे चले जाए, चाहे आप यूट्यूब पे चले जाओ, फेसबुक पे चले जाओ, वहां पे मैंने पर्सनली देखे हैं कुछ 30-30 सेकंड के वीडियो बनते, आज मैंने ये क्रिप्टो खरीदा है और ये ऊपर आया और मैंने पैसा बना लिया है। तो वहां पे एक स्पेक्युलेटिव गया हुआ है। मैं डेफिनेटली आज जब हम लोग कमोडिटी में काम करते हैं, कोई भी एक्सचेंज में काम करते हैं, कोई भी एसेट क्लास में, देयर आर फॉर पार्टिसिपेशन के हेजर भी होते हैं, ट्रेडर भी होते हैं, सब चीजें। बट जैसे वीरेन भाई ने पॉइंट है, मैं वो पॉजिटिव पॉइंट लेना चाहता हूँ कि क्रिप्टो में सिखाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वहां पे डिजिटल टारगेट था और उसको प्रॉपरली किया गया है। तो वही तरीका, आज मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हम कोई गलत चीज बता रहे हैं, बट वहां पे हमको बताना कि व्हाई हेजिंग इज रिक्वायर्ड। आज मैंने काफी कॉर्पोरेट से जब हम लोग सेशंस लिए हैं इसके अंदर, उनको एडिबल ऑयल की बात बताता हूँ। एक अच्छी कंपनी है हैदराबाद बेस की, जब हमने बोला सर हेज कर लीजिए, बोला नहीं, मेरे साथीदार बोलते हैं कि भाव तो बढ़ ही रहा है तो हेज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब आप 100 रुपए में लेते हो, 40 रुपया कॉस्ट और प्रॉफिट जोड़ते हो, तो ऑटोमेटिक आपको तो मिल ही रहा है। तो ऑब्जेक्टिव कैसा रहता है कि कोई हेजिंग कल्चर नहीं है। तो बिल्कुल यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे काम करने की बहुत जरूरत है। आज 18 साल हो गया, उसके बाद भी अगर हम रिटर्न नहीं दिख पा रहे हैं, तो बिकॉज कि हम गलत डायरेक्शन में अभी तक हम लोग अप्रोच करें। जैसे मैंने मेरे पहले पार्ट में कहा भी है कि हम जो काम कर रहे हैं उसी के पीछे भाग रहे हैं। क्रिप्टो ने किसको टारगेट किया? जो इक्विटी में करते हैं उनको टारगेट किया गया? नहीं, उन्होंने नया ब्लड लेके आया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, जब तक नया ब्लड कमोडिटी में नहीं आएगा, और नया ब्लड एक ही तरह पे आ सकता है, या तो मार्केटिंग जैसे अभी हमने क्रिप्टो के केस में देखी है, या प्रोडक्ट नॉलेज जिसमें कॉर्पोरेट है, एसएमई है, ये आ सकते हैं। तो आई थिंक एक रिव्यू करने की जरूरत है स्ट्रेटेजीज को, और एक नई तरीके से मार्केटिंग। और मैं खास करके मेरे जितने भी वेबिनार है वो हिंदी में इसलिए ही करता हूं, क्योंकि कमोडिटी के एक सिंगल पार्ट, एक बात और बोलना चाहूंगा। एक मेरे साथ लाइव इंसिडेंट हुआ था। वेलनेस करके एक मेडिकल चेन शॉप है, यहाँ पे मैं खड़ा था, एक मैडम आती है और शॉपकीपर से बोलती है कि सर एलम प्लीज। तो वो दुकानदार बोलता है एलम मतलब क्या? वो बोलता है नहीं है मेरे पास। फिर मैं उसको बोलता हूँ भाई वो फिटकरी मांग रही है। तो बोलता अच्छा अच्छा फिटकरी है हमारे पास। तो आप सोचिए कि आप दुकानदार के पास जाते हैं, सर कार्डमम प्लीज, तो उसको पता ही नहीं कार्डमम होता क्या है। तो मैं एक्शन से रिक्वेस्ट करता हूँ, कमोडिटी को हिंदी रखिए ताकि गांव तक हम पहुंच पाए। क्योंकि गांव का जो बनिया बैठा है, गांव का जो किराने वाला बैठा है, उसको अगर हम लोग अगर ऐसे नाम बताएंगे, क्यूमिन दे दीजिए मेरे को, कोरिएंडर दे दीजिए, तो वो कोरिएंडर नहीं जानता, वो धनिया जानता है।
बिल्कुल ठीक बात है अजय जी। इसी में मैं भी एक पॉइंट ऐड करूंगा और इसमें विपिन जी का भी कमेंट लूंगा, क्योंकि शायद इन्वेस्टर नेचर कह लीजिए, ह्यूमन नेचर कह लीजिए, कि इजी मनी चाहिए सबको। और क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा टूल निकल करके आया जिसको आप कंपैरिजन कर सकते हैं बेसिकली जो आपके पोंजी स्कीम्स हैं। हमने हिंदुस्तान के अंदर में ऐसा कल्चर देखा, ऐसा एनवायरनमेंट देखा जहां पर पोंजी स्कीम्स आई, एमएलएम आए, वो बहुत तेजी के साथ कामयाब हुए। उसके लिए किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ी। जबकि एक रियल इन्वेस्टमेंट जो है, एक रियल बिजनेस जो है, उसको समझाने की जरूरत पड़ रही है। या यूं कह सकते हैं कि अच्छाई जो है उसको शायद बहुत ठोक बजा करके सिखाया जाता है, समझाया जाता है, और बुराई जो है उसके अंदर इतनी अट्रैक्शन होती है, उसको समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो कहीं ना कहीं ये चीज जो है, ये फॉर्मूला, ये शायद इन एग्रीकल्चर ट्रेड के बीच में भी शायद स्टिक बैठता है। विपिन जी, आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है? ठीक है, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ सर इंफॉर्मेशन। भाई एक किसान सर इतने सालों से, इतनी पीढ़ियों से खेत जोतता आ रहा है, उसको कमोडिटी पता है, उसको कमोडिटी का मीनिंग पता है, लेकिन उसको उस कमोडिटी का बिजनेस नहीं आता, उसको बिजनेस नहीं पता। एक ट्रेडर जो इतने साल से सर ट्रेड कर रहा था, वो कमोडिटी एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड नहीं कर पा रहा। हालांकि उसको कमोडिटी की भी नॉलेज है, उसको बिजनेस की भी नॉलेज है, क्यों नहीं कर पा रहा? ठीक है, तो कहीं ना कहीं या तो हम, हमारी एक्सेप्टेंस जो है, हम उसको ग्रेस्प नहीं कर पा रहे, ये एक कारण हो सकता है सबसे बड़ा जो मैंने ऑब्जर्व किया। या इसके अलावा कोई और दूसरा कारण है? क्योंकि आप फिजिकल मार्केट के अंदर बैठे हैं, आप ज्यादा सर बेहतर बता सकते जैसे जैसे अजय जी ने कहा, क्रिप्टो की ऐड आती छोटी छोटी, इसमें एक लाइन बोलता हूँ, जो दिखता है वही दिखता है मार्केट में। देखी बात है ना, जो दिखता है वही दिखता है। और जो आपने कहा हैं कि कि आपकी, विपिन जी आपका टैग नेटवर्क लगा कट रहा है। विपिन जी आपका नेटवर्क जा रहा है। एनीवेज, यही सवाल मेरा युवराज जी आपसे है, हेलो क्योंकि आप फिजिकल मार्केट के साथ भी कोरिलेट करे हुए हैं, फ्यूचर मार्केट्स के साथ भी कोरिलेट करे हुए हैं। आपका क्या कहना है युवराज जी? देखिए क्या है कि क्रिप्टो करेंसी, जैसा कि अजय जी ने बोला कि क्रिप्टो करेंसी को और कमोडिटीज को कंपैरिजन करना एक बहुत ही मतलब पोल्स अपार्ट दोनों चीजें हैं। क्रिप्टो करेंसी के केस में क्या हुआ है, इट हैज बीन अ डिसरप्शन, मतलब वो एक डिसरप्शन रहा है। एंड उसकी मार्केटिंग करने की इसलिए नीड नहीं थी क्योंकि उसको टारगेट किया गया कि शॉर्ट टर्म गेन, इजी मनी एंड स्पेकुलेशन के बेसिस पे। तो जहां इजी मनी आ जाता है वहां पे एफर्ट्स लगाने की नीड नहीं रहती है, चाहे वो कोई भी एज ग्रुप का, कोई भी डेमोग्राफी का इंसान हो। एंड हमने भी देखे हैं पॉन्जी स्कीम। अगर हम बात करें तो थोड़े ही सालों पहले की बात है, भारत 250 करके कोई फोन लॉन्च हुआ था, कुछ कोई एक बहुत बड़ी लहर आई थी भारत में। बिल्कुल बिल्कुल। और उतनी ही जल्दी से वो चली भी गई। तो मैं ये नहीं कहना चाह रहा इससे, क्रिप्टो का जो बेस है ब्लॉकचेन, वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन टेक्नोलॉजी है अपने आप में। लेकिन आगे कुछ हो सकता है, आगे क्या नहीं हो सकता है, उसको हम कमोडिटीज के पर्सपेक्टिव से नहीं देख सकते हैं। एंड कमोडिटीज की बात करें तो आज इंडिया में इट्स लाइक अ ब्लू ओशन। अगर हम मार्केट में चाहे एक्सचेंज प्लेटफॉर्म की बात करें, चाहे लिक्विडिटी की बात करें, चाहे हम फिजिकल पार्टिसिपेंट्स की बात करें फिजिकल मार्केट में, चाहे ऑनलाइन मार्केट में, तो ब्लू ओशन है, अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, चाहे मार्केट पार्टिसिपेंट्स कोई से भी हो, चाहे वो रिटेल हो, चाहे वो आर्बिट्राज हो, चाहे वो किसी भी तरीके का पार्टिसिपेंट हो, तो ब्लू ओशन अपॉर्चुनिटी है ये एक्सचेंज के लिए। एंड अजय जी के पॉइंट पे मैं ये और ऐड करूंगा कि मार्केटिंग की जब बात करें तो एक्सचेंज को ये है कि डायरेक्ट मार्केटिंग का बहुत बड़ा एक टूल है, जो कि अभी वो मिसिंग है अभी यहाँ पर। कि मार्केट आवर्स के अंदर, जो पीक आवर्स के अंदर में, अगर सही तरीके से, जैसा कि एग्जांपल लिया म्यूचुअल फंड का, तो कंप्लीटली फेस गेम चेंजर टेक्निक थी वो म्यूचुअल फंड में। और एंड ओवर द पीरियड 3-4 साल के अंदर में रिजल्ट दिखे भी हैं उसके। तो इस तरीके की कोई ना कोई एक स्ट्रैटेजी लानी बहुत जरूरी है, जिससे कि ग्रास रूट लेवल पे एक वो जाए, मैसेज जाए। दूसरा क्या है कि डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जिसे कहते हैं, मार्केटिंग चैनल कहते हैं, एक्सचेंज को वो भी बहुत जरूरी है ग्रास रूट लेवल तक पहुंचने के लिए। अब फिर वो चाहे ब्रोकर्स के थ्रू हो,
चाहे फिर वो एक्सचेंज के डायरेक्ट एजेंट्स हो, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, एक्सचेंज को डिस्ट्रिक्ट वाइज पकड़ के या छोटे छोटे टाउन्स पकड़ के वो एक प्लान आउट तरीके से एक कैंपेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड डेफिनेटली हम अरुण जी के साथ में और सबके एनसीडीएक्स की पूरी टीम इस डायरेक्शन में प्रोएक्टिवली काफी काम कर भी रही है। एंड जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि एज मार्केट पार्टिसिपेंट हम सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कलेक्टिवली कि हम इस वर्ड को आगे से ज्यादा पास ऑन करें। एंड डेफिनेटली वी हैव बीन डूइंग इट, सो या ओवर टू यू। मैं इसमें जितने भी अटेंडेंस हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर उनका कोई सवाल है या अगर पैनलिस्ट से कुछ जानना चाहते हैं या एक्सचेंज के कंसर्न में कोई सवाल है तो आप बात कर सकते हैं, आप हैंड रेज कर सकते हैं, आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं। क्योंकि निश्चित तौर के ऊपर 3 ऐसी मुद्दे जो निकल करके सामने आए हैं और ये अमूमन हमने भी देखा है कि जितने भी वेबिनार्स कंडक्ट किए जाते हैं, सेमिनार्स कंडक्ट किए जाते हैं, वहां पर ये मुद्दा जरूर उठ करके आता है, लैक ऑफ नॉलेज एक्सप्रेशन, और खास तौर के ऊपर तो एग्जीक्यूट करना, रन करना, जिसके अंदर में गवर्नमेंट की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, आम पब्लिक की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, और इसके साथ साथ में क्योंकि आम जन चाहे वो कमोडिटी ट्रेड से डायरेक्टली कोरिलेट करता है या नहीं करता, वो आम आदमी भी कमोडिटी मार्केट के साथ कहीं ना कहीं connected है। उसके पॉकेट के ऊपर हर कमोडिटी की मंदी तेजी का इफेक्ट पड़ता है, इसीलिए गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट जो है वो यहाँ पर बढ़ जाती है, और शायद यही एक वजह है। तो बहुत बड़ा एक चैलेंज कमोडिटी एक्सचेंजेस को देखना भी पड़ रहा है, और पर्टिकुलरली एग्रीकल्चरल सेक्टर के बीच के अंदर। तो मैं यहाँ पर एक लास्ट कमेंट सभी से लेना चाहूंगा, क्योंकि आपके तो कभी नेक्स्ट एक और सेमिनार भी है, वेबिनार भी है, और उसमें आपने जाना है, तो आपकी तरफ से एक लास्ट कमेंट, आपको क्या लगता है इंडेक्स को लेकर के, एग्री इंडेक्स को लेकर के, फ्यूचर एस्पेक्ट, और इस पर आपका लास्ट कमेंट। जी मेरी आवाज आ रही है? मेरे लिए था सवाल। ओके जी जी जी। देखिए तो मैं काफी बुलिश हूँ, और मुझे लगता है कि कमोडिटी की सुपर साइकिल सितंबर 2019 से स्टार्ट हुई है, 2025 तक चलेगी। और ऐसे प्रोडक्ट जो एनसीडीएक्स ने और रेगुलेटर ने डिजाइन किए, ऑप्शंस है या इंडेक्स है, ये जस्ट शुरुआत है और खाली वेट करने की बात है। मैंने खुद मेरे आंखों से देखा है 2008 21 जनवरी को जब इक्विटी मार्केट क्रैश किया था, उसके बाद हम जानते हैं कि 2013 तक कमोडिटी का क्या सिनेरियो था। तो वैसा गोल्डन पीरियड अभी आना बाकी है। बेटर है हम अपने सीट बेल्ट को अभी से बांध के रखें, ये प्रोडक्ट समझ ले, ऑप्शन में कैसे ट्रेड करते हैं। तो आई थिंक अगला 3 साल एक गोल्डन पीरियड रहेगा एग्री कमोडिटी के लिए खास करके। हाँ, डर ये रहता है कि इतना बड़ा तेजी आ चुकी है, अब और बढ़ेगा क्या। अभी भी कमोडिटी में तेजी नहीं आई है। तो आई थिंक जो ये इंडेक्स है, सेक्टोरियल इंडेक्स है, ये गेम चेंजर के रूप में खाली एक हम बोल सकते हैं शिफ्ट ओवर की बाकी है। इक्विटी में हम जानते हैं जो इक्विटी में ऑलरेडी इन्वेस्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक करेक्शन ड्यू है, और एक बार ऐसा करेक्शन ड्यू होता तो हमने 2008 में नए असेट को ढूंढने की कोशिश की थी, और वो असेट कमोडिटी है। तो आई एम वेरी मच बुलिश, और डेफिनेटली जो ये इंडेक्स प्रोडक्ट है या ऑप्शन प्रोडक्ट है एग्री के अंदर, ये गेम चेंजर का रूप ले सकती है अगले 1.5-2 सालों में। हिरेन जी आपका लास्ट कमेंट। वो अजय भाई की बात से मैं सहमत हूँ। वो जो लिक्विडिटी है, स्पेशली ग्लोबल लिक्विडिटी, वो ऐसे क्लास ढूंढ रही है। इतना ज्यादा लिक्विडिटी है कि इक्विटी में तो वही, ये क्रिप्टो में भी जा रही है, एनएफटी में जा रही है। यहाँ भी थोड़ा पुश मिलेगा तो यहाँ भी आएगी। यानी कि यहाँ पर भी बुल रन एक देखने को मिल सकता है। युवराज जी आपको क्या लगता है, आपका लास्ट कमेंट इसके ऊपर? जी, ब्रोकिंग इंडस्ट्री एंड ग्रासरूट लेवल पे इन्वेस्टर्स का भी अगर फीडबैक देखें तो 100% पॉजिटिव है इस चीज के लिए, क्योंकि आज हम पोस्ट कोविड कहेंगे अब, क्योंकि ऑलमोस्ट शायद खत्म हो रहा है कोविड। तो ये बहुत ही अच्छे एंड बहुत ही उस टाइम है साइकिल का जब लिक्विडिटी पूरी है इंडिया में, एंड लोगों के पास में अब लोग नए एवेन्यूज ढूंढ रहे हैं उस लिक्विडिटी को पार्क करने के लिए।
गोल्ड हो गया, गोल्ड देख लिया, इक्विटी हो गई, इक्विटी देख ली, आज 60,000 हो गया, 18,000 हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन अब नेक्स्ट क्या? तो नेक्स्ट डेफिनेटली बहुत ही अच्छा टाइम है ये एनसीडीएक्स के लिए कि नए से नए प्रोडक्ट्स वो लेकर के आए हैं, तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए। बिल्कुल। विपिन जी, आपका इस पे लास्ट कमेंट। विपिन जी लगता है नहीं है। अरुण जी, बहुत सारी चूंकि इसमें अभी और भी डिबेट की जा सकती है, लेकिन जो चीजें निकल करके आई, एक लैक ऑफ नॉलेज अभी भी मार्केट इसकी दरकार करती है कि उनको इसके बारे में प्रॉपर एक इंफॉर्मेशन मिले, एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन चैनल हो जिससे लोग अवेयर हो पाए, डे टू डे एक्टिविटीज से भी अवेयर हो पाए, एक्सचेंज क्या कर रही है, कमोडिटी का मतलब क्या है, और एक देसी भाषा के अंदर में। दूसरा, क्योंकि कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है, तो आपको अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के अंदर में भी थोड़ा सा हो सकता है कि बदलाव लाने की जरूरत पड़े, जो इस पूरी डिबेट के अंदर में लबोलुबाब निकल करके सामने आया। और तीसरा, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, क्योंकि बिकॉज जब तक आप प्रॉपरली अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे और लोगों के बीच के अंदर में ये चीज नहीं जाएगी, तो पार्टिसिपेशन नहीं आएगी और लिक्विडिटी नहीं आएगी। बहुत सारे ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं, क्योंकि पहले जीवन बीमा को अलग नजर से देखा जाता था, एलआईसी को एक अलग एस्पेक्ट से देखा जाता था, इंश्योरेंस एक अलग प्रोस्पेक्ट के साथ में था कि यार ये तो मतलब मरने के लिए हम पैसा दें। तो उस नजरिए को कितना तेजी के साथ आज हमने बदलते हुए देखा है। इक्विटी मार्केट जिसको सट्टा बाजार कहा जाता था, उसको बड़ा तेजी के साथ हमने बदलते हुए देखा है नजरिए को। तीसरा, म्यूचुअल फंड्स को बड़े तेजी के साथ हमने नजरिए को बदलते हुए यहाँ पर देखा है। ऐसा ही मुझे लगता है कि जल्द ही वो समय भी आएगा जब कमोडिटी एक्सचेंजेस का भी को लेकर के भी नजरिया जो है लोगों का बदलेगा और इसमें पार्टिसिपेशन बढ़ेगी। अब इस पे आपका मैं और साथ में जितने भी पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं, और मुझे लगता है कि इस डिबेट का उनको कहीं ना कहीं फायदा जरूर मिला होगा। जो वोट ऑफ थैंक्स है, अरुण जी, मैं चाहूंगा इसमें वोट ऑफ थैंक्स के साथ में आप अपने लास्ट कमेंट को ऐड करें और वोट ऑफ थैंक्स करें। धन्यवाद सुरेश जी। और मुझे लगता है कि बाकी पैनलिस्ट ने भी जो कंट्रीब्यूशन किया है, मुझे निश्चित तौर पे लग रहा है कि जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ पे हमें ज्वाइन किए हैं, और मैंने देखा कि यूट्यूब पे भी आपका लाइव चल रहा है, तो सबको इसमें काफ़ी डेफिनेटली इंटरेस्ट आया होगा। एटलीस्ट कुछ अवेयरनेस जरूर कमोडिटी के विषय में बढ़ी होगी उससे। मैं इस पे एक चीज़ ये ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि हमने सबने कहा कि म्यूचुअल फंड जो है जिस तरीके से प्रमोट किया गया, ठीक है, अब म्यूचुअल फंड एक तरीका हो गया पैसा इन्वेस्ट करने का, राइट। लेकिन अब क्या कमोडिटीज के थ्रू आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं? जवाब है हाँ। पिछले 2 साल, लगभग 2 साल पहले ये अलाउ हो गया है, राइट। रेगुलेटर ने इसको अलाउ किया है। बट जब हम कहते हैं कि कमोडिटीज के थ्रू आप इन्वेस्ट करो, तो कुछ उसके अंदर बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं जो रेगुलेटरी हैं। यानी कि आप एक XYZ परसेंटेज से ज़्यादा पैसा नहीं डाल सकते हैं। आपको अगर डिलीवरी आ जाती है तो आप उसको केवल अगले महीने में आपको छोड़नी होगी। आप फिजिकल में डिस्पोज ऑफ करना है, आप तुरंत कीजिए। मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो उस इन्वेस्टमेंट को डिफिकल्ट बना देती है। तो नो डाउट रेगुलेटर ने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए, जिससे उन्होंने जो नए इंस्ट्रूमेंट या जो जो नए पार्टिसिपेशन जो हो सकता था, उनको इनवाइट किया कमोडिटीज बाजार में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब बात ये है कि वो आ सकते हैं या वो आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या उसके लिए हमारे पास राइट इंस्ट्रूमेंट है, राइट प्रोडक्ट है? तो मैं कहूँगा कि शायद अब तक जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट थे वो उतने सूटेबल नहीं थे उनकी नीड के लिए, क्योंकि उसमें कुछ कुछ रुकावटें थी। लेकिन अब जो इंडेक्स आए हैं, चाहे वो सेक्टोरल इंडेक्सेस हो, चाहे वो कंपोजिट इंडेक्स हो, वो बिल्कुल उस दिशा में कदम है जहाँ पे मैं कहूँगा कि जिससे वो लोग आ सकते हैं। तो ये एक तरीके से मैं कहूँगा एक चेकर बोर्ड है, जहाँ पे एक एक चीज़ों को हम टिक कर रहे हैं कि ठीक है, चलिए अब हमें म्यूचुअल फंड इक्विटीज मार्केट में शायद 25 साल पहले अलाउड हुए होंगे, कमोडिटीज मार्केट में 2 साल पहले अलाउड हुए हैं, राइट। तो एक एक लेगेसी है। और अगर हम क्रिप्टो से कंपेयर करें, तो जैसा बाकी पैनलिस्ट ने भी कहा, युवराज जी ने भी कहा, कि वो एक अलग चीज़ है, वो अनरेगुलेटेड मार्केट है। और नॉर्मली जो भी अनरेगुलेटेड चीज़ होती है वो एक बहुत बूम के साथ ग्रो करती है, और वो बूम एंड बस्ट साइकिल है, राइट। बस्ट वी डोंट वांट की बस्ट हो, क्योंकि जो वहाँ पे जो क्लाइंटेल है, हो सकते हैं उसमें काफ़ी हमारे क्लाइंटेल भी हो, लेकिन वो एक सच्चाई है कि एक जो बूम आता है बहुत स्पीड से आता है और फिर एक बस्ट आता है, ऐसा यूजुअली देखा गया है।
लेकिन जो कमोडिटी एक्सचेंजेस है वो इक्विटी एक्सचेंजेस की तरह बहुत हाईली रेगुलेटेड मार्केट है। रेगुलेटर हर चीज पे निगाह रखते हैं, एक्सचेंजेस को बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए ग्रोथ स्लो होती है लेकिन एक कंसिस्टेंट होती है। तो मैं कहूँगा कि पहली चीज है कि आपके पास वो पार्टिसिपेंट होने चाहिए जो उस मार्केट को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सके, जो हाल फिलहाल में पिछले 3 से 4 सालों में सेबी ने अलाउ किया, चाहे म्यूचुअल फंड हो चाहे आपके पीएमएस हाउसेस हो, और उन पार्टिसिपेंट को लाने के लिए राइट प्रोडक्ट होना चाहिए। तो आई थिंक वो जो दूसरा स्टेप है प्रोडक्ट जो है, सेक्टोरल इंडेक्सेस या जो बाकी इंडेक्स हैं, तो उस दिशा में एक कदम है कि उन लोगों को एक, क्योंकि हम भी काफी म्यूचुअल फंड से इंटरेक्ट करते हैं, तो हमें ये समझ में आया कि वो कहते हैं जी आपके यहाँ हम काम तो करना चाहते हैं लेकिन अगर मुझे डिलीवरी आ गई तो आई कैन नॉट कीप इट, मैं उसको रख नहीं सकता हूँ, मुझे अगले महीने डिलीवर करनी पड़ेगी, और गलती से एक्सपायरी आ गई तो मैं फंड हाउस हूँ, मेरा काम फिजिकल डिलीवरी को मैनेज करना नहीं है। तो सॉरी आई एम इंटरेस्टेड, आई नो आपके यहाँ रिटर्न्स हैं, बाकी सब चीजें हैं, आप जो बता रहे हो सब कुछ सही है, लेकिन आई कैन नॉट ट्रेड बिकॉज मेरा जो रिस्क है वो मुझे अलाउ नहीं करता है काम करने के लिए ऐसी चीजों में, या एक लिमिटेशन है मेरी ट्रेड करने की, मैं उतना ही एक्सपोजर ले सकता हूँ। बट वंस यू हैव द राइट सेट ऑफ प्रोडक्ट, आई थिंक दे विल ओपन अप, दे विल डेफिनेटली कम। और जब ये लोग आ जाएंगे तो ये लोग दे विल ऐड टू द लिक्विडिटी, एंड जो बाकी पैनलिस्ट भी एग्री करेंगे और सबने कहा है अभी तक कि लिक्विडिटी ब्रिंग्स मोर लिक्विडिटी। इट इज बेसिकली कि अगर जैसे ही नए लोग आने लगते हैं तो उनको देख के और 10 नए लोग आते हैं। तो मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ, जो हमारी बात होती है, मैंने कहा ढाबे पे अगर हम कहीं खाना खाने पे रुकते हैं रास्ते में तो हम ये देखते हैं वहां पे 10 गाड़ियां खड़ी है कि नहीं खड़ी है। तो एक बहुत जरूरी चीज है वो। तो सॉरी टू इंटरप्ट अरुण भाई, जितने भी यहाँ आए हैं पैनलिस्ट, सबको कल जाके कम से कम 2 कवर में पार्टिसिपेट करना चाहिए, ऐसा लिखी आई। बिल्कुल बिल्कुल वीरेंद्र जी, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ एक्सचेंज फ्रेंड कि डेफिनेटली हमें सबको जो भी है, और आई थिंक अगर हम अंडरलाइन कमोडिटी में काम कर रहे हैं हम या हमारे क्लाइंट, तो हमें डेफिनेटली एक, क्योंकि एक्सचेंज का एक लिमिटेशन है कहाँ तक हम पहुंच सकते हैं, तो एक जरिया है वेबिनार के थ्रू हम पहुंच सकते हैं। बट आई थिंक जैसे डिस्ट्रीब्यूशन जो नेटवर्क होता है किसी भी एक्सचेंज का, वो उनके ब्रोकर पार्टनर होते हैं, उनकी फ्रेंचाइजी जो होती है ब्रोकर्स की वो होती है। आई थिंक नॉलेज का जो फ्लो है वो उस चैनल से ही होता है कि एक्सचेंज एज अ पर्सन जो है, एक्सचेंज एज इंस्टीट्यूशन, उसका एक लिमिटेशन है, एक लिमिटेड नंबर तक पहुंच सकता है, वो लोगों तक पहुंच सकता है। बट अगर अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को वो ऐड कर ले, जो मेंबर ब्रोकर फ्रेटर्निटी है, तो आई थिंक वो रीच अक्रॉस द इंडिया, आई मीन फ्रॉम से JNK टू साउथ इन केरला वी हैव franchises and branches of our member. तो अगर वो सब we are in line for our product, तो I think nothing can stop our product from growing. So I think with that, Suresh, I would like to conclude this session, और I think I hope that सभी जो हमारे यहाँ पे जिन लोगों ने ये सेशन अटेंड किया उन सबको डेफिनेटली इसको सुन के जरूर कुछ ना कुछ कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ नई अंडरस्टैंडिंग बनी होगी एग्री कमोडिटी को लेके। और मैं ये भी मानता हूँ कि डेफिनेटली वो लोग अपना एक तरफ एग्री को, ओवरऑल एग्री को और सेक्टोरल इंडेक्सेस को एज ए इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट देखना शुरू करेंगे अगर अभी तक नहीं देख रहे हैं। मैं उसके साथ हमारे सारे पैनलिस्ट का धन्यवाद करना चाहूँगा, विपिन जी का, वीरेंद्र जी का, अजय जी का, युवराज जी का, जिन्होंने हमें यहाँ ज्वाइन किया और डेफिनेटली काफ़ी ऐसी चीज़ें बताई जो मार्केट में जनरली हम डिस्कस नहीं करते हैं या फिर जो लोगों को नहीं पता होती है। तो मुझे लगता है ये एक तरीका है जिससे हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, लोगों तक पहुंच सकते हैं। और एट द एंड ऑफ इट, सुरेश जी आपका धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने ये बहुत अच्छे से इस सेशन को मॉडरेट किया, और आई थिंक डेफिनेटली जिन लोगों ने इसको अटेंड किया उनको इसको अटेंड करने में मजा आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो विद दैट आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन, थैंक यू। बहुत शुक्रिया अरुण जी, और मैं भी NCDX की तरफ से भी और मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से भी आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं, और जितने भी पैनलिस्ट यहाँ पर जुड़े हैं, और क्योंकि उन्होंने अपना अपना एक्सपीरियंस जो शेयर किया है, निश्चित तौर के ऊपर ये नॉलेज ऑफ एक्सचेंज ही है जिससे आपका एक्सपीरियंस, नॉलेज ये इंक्रीज करता है और भविष्य भी निर्धारित करता है। और मुझे लगता है कि ऐसे वेबिनार्स लगातार होते रहने भी चाहिए, ताकि जो नॉलेज का जो ग्राफ है वो रुकना नहीं चाहिए, वो बढ़ते रहना चाहिए। और यहाँ पर जिस तरीके से आप लोगों ने अपनी बातें रखी, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, वो जितने भी हमारे अटेंडीज हैं उनका कहीं ना कहीं दिशा निर्देश और मार्गदर्शन जरूर उन्हें मिलेगा, ऐसे ही मेरी उम्मीद है। और युवराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अजय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वीरेंद्र जी आपने समय निकाला इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया,
विपिन जी का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। हालांकि अभी वो इस वक्त मुझे लगता है कनेक्टेड नहीं है, लेकिन मेरी आवाज या जब भी वो प्रोग्राम इसका आर्काइवल देखेंगे तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं, और सभी अटेंडेंट्स का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने इतने बिजी शेड्यूल से अपना समय, कीमती समय निकाला और हम सब की बात को उन्होंने सुना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुरेश जी। थैंक यू।